पीटीएच हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन, उसके हाइपर सिक्रीशन से एक्सेस से भी डिसऑर्डर होता है और हाइपो सिक्रीशन डेफिशिएंसी से भी डिसऑर्डर होता है। हाइपो सिक्रीशन अगर होगा पीटीएच का तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा। तो इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट किस पर होगा? मैंने कहा था मसल कॉन्ट्रैक्शन में की रोल प्ले करता है कैल्शियम, याद है? ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़ोगे, जब कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल आप पढ़ोगे, ठीक है। जो स्लाइडिंग फिलामेंट है ना, फिलामेंट एक्टिन मायोसिन फिलामेंट, जो स्लाइड करते हैं एक्टिन फिलामेंट ओवर द मायोसिन, ठीक है, उस स्लाइडिंग प्रोसेस के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ का काम करता है। स्विच ऑन ऑफ का काम करता है कौन? कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का ट्रोपोनिन से जुड़ना स्लाइडिंग प्रोसेस को स्विच ऑन करता है, और अगर वो डिटैच हो जाए तो वो प्रोसेस वहीं पर क्या हो जाता है, स्लाइडिंग होते होते वहीं रुक जाती है और वहीं से रिलैक्सेशन। ठीक, ये पढ़ोगे आप। चलो अभी तो रहने दो, यहाँ अपना पॉइंट नहीं है ये। ठीक, सेकेंड हम बात करते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन। नर्व इंपल्स कंडक्शन में कैल्शियम का रोल है। ठीक, तो ये दोनों पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो जैसे ही पीटीएच का लेवल कम होता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी में नर्व्स एंड मसल्स ये मोर एक्साइटेबल हो जाती है। मोर एक्साइटेबल होने का मतलब क्या है? पहले ये एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ के स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स शो कर रही थी, अब ये वीक स्टिमुलस के लिए भी रेस्पॉन्स शो करने लगेगी। समझ गए? कोई वीक स्टिमुलस आया, इंपल्स आया, उसके लिए भी मसल ने कॉन्ट्रैक्शन शो कर दिया, तो भैया ऐसे शो करेगी तो फिर दिन भर कॉन्ट्रैक्ट ही होती रहेगी। और यही होता है, हमारी मसल्स में सडन कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। सडन कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, कन्वल्जन्स, फिट्स, समझते हो, ये सब होने लगता है। ठीक, और इसको कहते हैं टिटेनी। क्या बोलते हैं इसको? टिटेनी। एक बार देखें, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन, इससे टिटेनी हो जाता है। ड्यू टू, देखो पीटीएच का लेवल कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी क्या हो जाएगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा, एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड व्हाट हैपेंस? मसल्स एंड नर्व्स गेट अननेसेसरीली इरिटेटेड। अननेसेसरली इरिटेटेड का मतलब है कि विदाउट प्रॉपर स्टिमुलस उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया, तो अननेसेसरली वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, इरिटेट होने लगती है, एंड स्टार्ट कन्वल्जन्स, कन्वल्जन, क्रैम्प्स, समझ गए? क्रैम्प्स, समटाइम्स कन्वल्जन्स, क्रैम्प्स, समझ गए? ये है सडन कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, सडन एंड एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, सडन एंड एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड हुई, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई और कॉन्ट्रैक्टेड ही रह गई, इसको कहते हैं टिटेनी। सडन एंड सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड टिटेनी। समझ गए? इसको टिटेनी कहते हैं। अगर ऐसा ब्रीदिंग मसल्स में हो जाए तो भाई, जो डायफ्राम मसल्स है या इंटरकोस्टल मसल्स है, उनमें ऐसा हो जाए तो बताओ क्या होगा? अगर उनमें ऐसा हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाए, कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाए, देन इट मे लीड टू डेथ। ब्रीदिंग रुक जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं छोटी सी ग्लैंड है, हल्के में मत लेना, हमारी बटन जैसी ग्लैंड है, ये बटन जैसी, यही शेप यही साइज, तो बटन शेप्ड और साइज की इस तरह की ग्लैंड होती है पैराथायराइड, बट इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, क्योंकि कैल्शियम लेवल को यही मेंटेन करती है। ठीक है, कई बार थायराइड ग्लैंड को जब ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंपल गोइटर के अंदर या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के अंदर, बताया था, जब थायराइड को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है पैराथायराइड को सप्लाई देने वाली ब्लड वेसल्स कट जाती है, तो वहीं ऑपरेशन टेबल पर ही क्रैम्पिंग, कन्वल्जन शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, तो उसको CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, बाहर से कैल्शियम देना पड़ता है, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो टिटेनी वर्ड का मतलब समझ आया सब बच्चों को? पीटीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी से कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, एंड उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये होता है, वॉलंटरी मसल्स रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज नोन एज टिटेनी, एंड इट मे लीड टू डेथ, may lead to death। अगर तुरंत कैल्शियम CaCl2 वगैरह नहीं दिया गया, कैल्शियम लेवल रेस्टोर नहीं हुआ, देन इट मे लीड टू डेथ। अब एक दूसरी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। हाइपर सिक्रीशन, पीटीएच हार्मोन के एक्सेस सिक्रीशन से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये वर्ड अपने आप में बता रहा है। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? बोन्स, और पोरोसिस का मतलब क्या होता है? पोरस होना, बोन्स का पोरस होना, फ्रेजाइल होना। मैंने पीटीएच के फंक्शंस में आपको ये बताया था कि पीटीएच हार्मोन क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है, बोन की ग्रोथ कराता है, मैट्रिक्स सिक्रीट कराता है, साथ में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी भी बढ़ाता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है? बोन के अनवांटेड पार्ट को डिसॉल्व कर देती है। तो बोन इतना ग्रो किया, और उसमें जो पार्ट अनवांटेड है, एसिमेट्रिक है, उसको हटा दिया। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट ने। तो इससे फायदा क्या हुआ? बोन की ग्रोथ भी होगी और सिमेट्री भी क्या रहेगी? मेंटेन्ड। बात समझ आई? तो एक का काम है बोन का कंस्ट्रक्शन, और दूसरे का काम है बोन की शेप और सिमेट्री का ध्यान रखना। तो ऑस्टियोक्लास्ट मैंने कहा था कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रही। बोन ईटिंग सेल कहते हैं, बोन को डिसॉल्व कराती है, लेकिन वो नेगेटिव रोल नहीं है,
वो उसकी सिमेट्री को मेंटेन करती है, अनडिजायर्ड पार्ट को डिसॉल्व करती है। यस, अब आगे बढ़ो इससे। पॉइंट ये कि अगर पीटीएच हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब वो अनवांटेड पार्ट के साथ साथ बोन के जो मेन पार्ट है, रेगुलर पार्ट है, उनको डिसॉल्व करना स्टार्ट करेगी। अब तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल इतना सारा लाइटिक एंजाइम रिलीज करेगी कि उसके आसपास की मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाएगी, और मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाएगी तो बोन के अंदर क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, बोन पोरस हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आपकी एनसीईआरटी ने जिक्र किया हुआ है, लेकिन कहां जिक्र किया हुआ है, ये जिक्र किया हुआ है चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, और वहां इसका रीजन पता है क्या बताया हुआ है, बताया हुआ है कि ऑस्टियोपोरोसिस का कॉमन रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन ओल्ड एज वुमेन। ये सुना होगा। अब एक नई कहानी है, इसको मैं थोड़ा सा सुना देता हूं, सुनो। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल में हुआ एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में हुआ एस्ट्रोजन, दे ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बोन डेंसिटी। बोन की जो मैट्रिक्स है उसमें जो कैल्शियम वगैरह है या उसकी डेंसिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड दूसरा मैंने बताया एस्ट्रोजन। अब आपने सुना होगा मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन जो है इट रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, ओल्ड एज में कम हो सकता है लेकिन एकदम बंद नहीं होगा। तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का सिक्रीशन भी लाइफ टाइम मेल में चलता रहता है, लेकिन फीमेल में आपने सुना होगा 45-50 ईयर्स एज के आसपास आकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरली सीज कर जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया साहब स्टॉप। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है उसका फर्दर डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, जितनी फॉलिकल्स थी उनका डेवलपमेंट हो चुका है, या फिर जो फॉलिकल बची है वो एफएसएच हार्मोन के लिए रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, उनके रिसेप्टर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो फॉलिकल की अगर ग्रोथ नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन भी नहीं आएगा। तो बताओ मेनोपॉजिक विमेन में जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुका है उसमें क्या होगा, उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होते ही बोन की डेंसिटी अब मेंटेन नहीं रहती, बोन से कैल्शियम का लॉस होने लगता है, बोन्स वीक होने लगती है। आपने सुना होगा फ्रैक्चर के चांसेस ओल्ड एज में ज्यादा होते हैं, बुजुर्गों में ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन किस में ज्यादा होंगे, दादाजी में कि दादी जी में? हाँ जी, कौन बताएगी? जिज्ञासा बताएगी। जिज्ञासा, बुजुर्गों में फ्रैक्चर के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर में कि ग्रैंड फादर में? ग्रैंड मदर में, बिल्कुल ग्रैंड मदर में। क्योंकि आपने सुना होगा एक वो हॉर्लिक्स का किसका ऐड आता है, वो भी इस कॉन्सेप्ट पे ही बना रखा है उन्होंने बोल रखा है उसमें कि ओल्ड एज में कैल्शियम का लॉस होने लगता है, बोन्स आपकी वीक होने लगती है, लेडीज के लिए ही वो स्पेशल ऐड है बना रखा है। तो आप ये कैल्शियम रिच हॉर्लिक्स हमारा मतलब यूज करें और अपनी बोन्स को मजबूत रखें, समझ रहे हैं? तो आज ये कॉन्सेप्ट समझना है, और उसके बाद जिन जिन के ग्रैंड मदर अवेलेबल है, ज़्यादातर के होगी आई थिंक, ठीक है, आप कम एज के, हमारी तो हमने देखी नहीं ग्रैंड मदर ही, ठीक है। चलो, तो जिनके ग्रैंड मदर हैं बहुत अच्छी बात है, उनकी सेवा करें और साथ में उनको कैल्शियम रिच हॉर्लिक्स का एक डिब्बा भी गिफ्ट करें आज के दिन, ठीक है, योगा डे के दिन। ठीक है बच्चे, शुरू करें। तो क्या क्या सुनाया मैंने आपको? पीटीएच हार्मोन, सॉरी, ऑस्टियोपोरोसिस के 2 रीजन मैंने बताए। मेल में तो कभी भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन, यंग एज फीमेल में अगर होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में, तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ पीटीएच। लेकिन ओल्ड एज में इसका ज्यादा कॉमन रीजन विमेन में बनता है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, जो आपके एनसीईआरटी ने लिखा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, ठीक है। चलो इसको फटाफट देख लो क्या क्या सुना है मैंने। देखो, ये है बोन की मैट्रिक्स है, समझ गए, ये बोन की मैट्रिक्स है। अब जब पीटीएच का एक्सेस लेवल होगा, ये मैंने लिखा एक्सेस पीटीएच एक्सेस होगा तो क्या होगा, इससे ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। डबल एरो लगा दिया मैंने साहब, ये लो, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा, इससे ऑस्टियोक्लास्ट सेल ज्यादा से ज्यादा बोन का जो मैट्रिक्स है वो डिसॉल्व करेगी, तो बोन्स क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, ऐसे पोरस हो जाएगी, समझ गए। और यहां से जो कैल्शियम रिलीज होगा, एक्सेस कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम +2 रिलीज, बहुत ज्यादा कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे किडनी स्टोन के चांसेस और बढ़ जाएंगे, किडनी स्टोन्स। बात समझ आई? एक तो बोन्स वीक हो रही है, दूसरा ब्लड में कैल्शियम लेवल जब ज्यादा होता है तो ये कैल्शियम लेवल जो है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट सिट्रेट आपने सुना होगा, उसके बने होते हैं किडनी स्टोन्स वगैरह, तो ऐसे लोगों में स्टोन के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। चलो पढ़ के सुना देता हूं मैं फटाफट। हाँ जी, क्या क्या सुना है मैंने? हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस इससे होता है, ठीक। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स फीड एक्सेस अमाउंट ऑफ बोन अननेसेसरली,
समझ रहे हैं? अनवांटेड पार्ट के साथ साथ अब जब पीटीएच लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बोन के सिमेट्रिक पार्ट, मेन पार्ट, उस पर ये फीड करने लगेगी, तो उससे क्या होगा, बोन बिकम फ्रेजाइल, पोरस एंड वीक, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। और इसके दो रीजन मैंने सुनाए, पहला रीजन मैंने सुनाया आपको एक्सेस सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा रीजन मैं इधर लिख देता हूँ, और वो रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन ओल्ड एज विमेन, समझ गए? तो मेनोपॉजिक विमेन में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी ऐसा होता है, बोन्स वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है भाई, तो पीटीएच हार्मोन और पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में ये दो केस याद रखने हैं, एक टिटेनी और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस। आगे बढ़ जाए, चलिए। एड्रिनल ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड आ गई है अब हमारे सामने। एड्रिनल ग्लैंड, एड का मतलब क्या होता है? एड का मतलब है अटैच, और रीनल का मतलब क्या है? किडनी। इट रिमेन अटैच्ड विद किडनी, और किडनी पर भी क्या है, ये टॉप ऑफ द किडनी पर है, ऊपर है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी बनता है सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड, अभी देखते हैं, बताएंगे। हाँ जी, तो ओरिजिन कैसा है इसका? एक्टोमेसोडर्मल है, ये सुना दूंगा मैं पूरा। लोकेशन क्या है? एंटीरियर साइड ऑफ बोथ किडनीज। देखो, हमारी बॉडी में कोई चीज अगर बैक साइड है तो वो डोर्सल साइड, ये हमारी डोर्सल साइड है, बैक साइड। इधर फ्रंट साइड है तो वेंट्रल साइड, हार्ट वेंट्रल साइड है। आपकी बोन मेरो किधर है, सॉरी वर्टिबल कॉलम किधर है, बैक बोन किधर है? बैक बोन है डोर्सल साइड, मिड डोर्सल साइड, यहाँ पर। तो बैक साइड हो गई डोर्सल साइड, फ्रंट साइड होगी वेंट्रल साइड। ऊपर की तरफ कोई ऑर्गन है अगर बॉडी के अंदर, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर वाला क्या है? एंटीरियर, और नीचे वाला क्या है? पोस्टीरियर। तो किडनी के टॉप पर रखी है क्या? एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ किडनी? डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर? बाहर निकाल दूंगा लड़की। हाँ, ऊपर की तरफ रखी है, किडनी के टॉप पर रखी है, तो एंटीरियर साइड है ना? ये साइड्स कम लोग समझ पाते हैं, फिर कभी किस दिन बता दूंगा। आपने सुना संगत का असर, जानते हो आप? ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये किडनी है, ठीक है? एड्रिनल ऐसे अटैच होगी किडनी पर, यूं, ठीक है? दोनों का ओरिजिन डिफरेंट, दोनों का फंक्शन डिफरेंट। किडनी एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है, एड्रिनल ग्लैंड ये एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इससे हार्मोन्स आते हैं। तो दोनों फिजिकली अटैच्ड है, आपस में कोई ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करती है, लेकिन संगत का असर है, कुछ दिन साथ रह लिए ना, तो संगत का असर ये हुआ कि जिस तरह से किडनी का टिश्यू इंटरनली टू पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, उसी तरह से एड्रिनल ग्लैंड का टिश्यू भी टू पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट है एड्रिनल मेडुला। ठीक, तो कॉर्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन बिल्कुल किडनी की तरह होता है। ठीक, लो मैं दिखा देता हूं, देखे सब लोग, ये भाई आपकी ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, एक मिनट, हाँ जी, किडनी, किडनी ये दिख रही है सबको, किडनी, और किडनी के टॉप पर ये रखी हुई है, पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? पिरामिडल शेप्ड, ये एड्रिनल ग्लैंड है, पिरामिड जैसा बनाती है, पिरामिडल शेप्ड, पिरामिडल शेप्ड। कितनी होगी? किडनी 1 पेयर है तो एड्रिनल ग्लैंड भी क्या होगी? 1 पेयर। अगर हम एड्रिनल को किडनी से हटा दें, ऐसे रिमूव कर दें, ये लो अलग कर दें, बस बॉडी में रहने दें लेकिन सेपरेट कर दें, बताइए एड्रिनल नॉर्मल वर्क करेगा, किडनी नॉर्मल वर्क करेगा? दोनों नॉर्मल वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैंने कह दिया दोनों का डेवलपमेंट अलग हुआ, आके अटैच हो गए ऐसे। ठीक है, तो फिजिकली अटैच है, लेकिन संगत का असर तो आ गया भाई। जिस तरह किडनी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, देखो ये एड्रिनल ग्लैंड भी इनर साइड से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आउटर पार्ट को क्या कहते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बड़ा पार्ट है, 80-90% पार्ट है, और जो सेंट्रल पार्ट है ये वाला, इस सेंट्रल पार्ट को कहते हैं एड्रिनल मेडुला। इन दोनों के डिफरेंस में सुनाऊंगा आपको। ठीक, लो सुनाता हूं। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट, बड़ा पार्ट, आपने सुना होगा, इससे स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिनको इन जनरल कह देते हैं हम कोर्टिकोइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, तो क्या बोल दिया हमने? कोर्टिकोइड्स। और उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, याद आ रहा है? कौन बताएगा, कौन बताएगा मुझे? 3 कैटेगरी। एक मिनरल बैलेंस से रिलेटेड है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से रिलेटेड, तो उस ग्रुप ऑफ हार्मोन को क्या कहते हैं? मिनरलोकॉर्टिकोइड। और उस ग्रुप का मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। कौन? जल्दी बोले। हाँ जी, आकांक्षा सुनाए, आकांक्षा, अनन्या। एड्रिनल कॉर्टेक्स से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सब स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है। स्टेरॉइड नेचर मैंने बताया था आपको, सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स, टेस्टिस ओवरी वाले हार्मोन, ठीक, इनको छोड़ करके बाकी सारे हार्मोन प्रोटीनेशियस होते हैं। ठीक है ना?
अब इनको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस से रिलेटेड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और उस कैटेगरी का मेन हार्मोन है कोर्टिसोल, और सेक्स कॉर्टिकॉइड, स्मॉल अमाउंट में सेक्स हार्मोन्स भी एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं। प्यूबर्टी अटेन करने के बाद मेन सेक्स हार्मोन का सोर्स कौन हो जाता है हमारी बॉडी में? टेस्टिस एंड ओवरी, मेल फीमेल के हिसाब से गोनेड्स, वो मेन सोर्स हो जाता है। बट चाइल्डहुड में स्मॉल अमाउंट में सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो इन टेस्टिस ओवरीज, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, सेक्सुअल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और वो सेक्स हार्मोन्स स्मॉल क्वांटिटी में यहीं से आते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और मेडुला के बारे में क्या सुना आपने? एड्रिनल मेडुला आपने सुना होगा। इससे इमरजेंसी कंडीशन में एक हार्मोन रिलीज होते हैं, 2 हार्मोन, कौन से? एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैटेकोलेमिन्स, या फिर बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, या हार्मोन्स फॉर फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ मरिए या भाग जाइए। तो उसके लिए आपकी बॉडी को तैयार करता है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। पक्का? ठीक है, शुरू करते हैं थोड़ी थोड़ी कहानी। आइए इधर। हाँ जी, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की मैं बात कर रहा हूं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो पार्ट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट, स्टेरॉइड हार्मोन आते हैं, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एड्रिनल कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। एड्रिनल ग्लैंड का आउटर मोस्ट जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ऐसे कर देता हूं, इसको कहते हैं ये वाला पार्ट, ठीक, इसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। 3 पार्ट बना रखे हैं, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, जोना ग्लोमेरुलोसा। और इससे एक ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये हार्मोन है कि ग्रुप ऑफ हार्मोन? कॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टेक्स हार्मोन रिलेटेड विद मिनरल बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस, जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट इनके बैलेंस को, वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और इस ग्रुप का मैंने मेन हार्मोन कौन सुनाया आपको? एल्डोस्टेरोन। दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? बाकी सब बाराती है भाई। दूल्हा कौन है? एल्डोस्टेरोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। ठीक है, RAAS सिस्टम सुना आपने? RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो उसका पार्ट है ये एल्डोस्टेरोन। आगे बताऊंगा, ठीक। सेकेंड बात मैं कर रहा हूं, जो मिडिल पार्ट होता है इसमें, मिडिल पार्ट देखो, ये मिडिल पार्ट है इसका, बड़ा पार्ट और इनर पार्ट, 3 टुकड़े कर रहा हूं मैं, किसके? कॉर्टेक्स के 3 टुकड़े कर रहा हूं। हाँ जी, तो मिडिल पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मिडिल पार्ट को हम कहते हैं ये वाला पार्ट, नंबर 1 जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा। क्या बोलते हैं? जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, एनसीईआरटी ने लिखा है। इससे ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है जिनको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हाँ जी, कॉर्टिकॉइड्स मतलब कॉर्टेक्स हार्मोन रिलेटेड विद ग्लूको, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, उन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन है। और इस ग्रुप का जो मेन हार्मोन है वो कौन है? कोर्टिसोल। कौन है? कोर्टिसोल। ये इस ग्रुप का मेन हार्मोन है। इनर मोस्ट पार्ट पे मैं जा रहा हूं। इनर मोस्ट पार्ट ये वाला पार्ट है, ये पार्ट, थर्ड पार्ट, और इसको कहते हैं जोना रेटिकुलेटा। क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलेटा। हाँ जी, ऐसे, या रेटिकुलरिस भी बोल सकते हैं, जोना ग्लोमेरुलिस, जोना फेसिकुलरिस और जोना रेटिकुलरिस, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इससे मैंने कहा स्मॉल अमाउंट में आते हैं कौन? सेक्स हार्मोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इससे होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। ठीक, तो 3 टाइप कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स को, स्टेरॉइड हार्मोन्स को। और कॉर्टेक्स वाला पार्ट 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, अलग अलग पार्ट से अलग अलग कैटेगरी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब मैं आता हूं इमरजेंसी कंडीशन पे। इमरजेंसी कंडीशन पे मैंने एक कहानी सुनाई है आपको, और वो कहानी ये है कि जब इमरजेंसी होती है, मतलब किसी तरह का कोई स्ट्रेस होता है, फियर हो, एक्सीडेंट हो, फियर, एक्सीडेंट, ठीक है, और क्या बोलूं, हीट, कोल्ड, थ्रेट की कंडीशंस हो, समझ गए, या एग्जाम हो, या उससे भी बड़ी टेंशन की बात हो सकती है, रिजल्ट हो, तो ये सब इमरजेंसी कंडीशंस हैं। या मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, घर से बाहर निकले और सामने किसी दूसरे मकान से निकल के एक बड़ा सा डॉग आ गया। हाँ जी, आपके लिए तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। लड़की लोग तो कॉकरोच भी सोच सकती है, कॉकरोच सामने आ गया बस वो भी सोच सकती है। ठीक है, तो अपने आप को ये सोचना है कि भाई ऐसी सिचुएशन है कि मैं सामने हूं और उधर सामने डॉग है और कोई भी नहीं है, और डॉग पूरे मूड में है, बस इंतजार इसका है कि पहले आप कि पहले वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में, ये इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी में क्या होगा? एड्रिनलिन और एड्रिनलिन सिक्रीशन बढ़ जाएगा, जिसमें से मेन हार्मोन कौन है? एड्रिनलिन। 80% वही सिक्रीट होता है।
ठीक, और ये आपकी बॉडी को क्या होगा, बॉडी को रेडी करेगा, प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा, किसके लिए, फाइट के लिए या फिर फ्लाइट के लिए। या तो आप लड़ मरेंगे या फिर भाग जाएंगे, इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हार्मोन कहते हैं। आपको हिम्मत देता है। आपने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे जो बाद में आपको लगा होगा अरे मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, हाँ ऐसा तो मतलब मुझे लगता नहीं था मैं कर पाऊंगा। तो वो बॉडी को जो हिम्मत दी है, तैयार किया है, वो किसने तैयार किया है, एड्रेनलिन ने। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। पॉजिटिव फैक्ट है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव फैक्ट है। जो भी बॉडी में चेंजेस होंगे, स्वेटिंग होना, हार्ट बीट रेट बढ़ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ना, ठीक है, प्यूपिल का डायलेट होना, ये सब पॉजिटिव चेंजेस हैं। क्योंकि अगर ये चेंजेस नहीं हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एड्रेनलिन सीक्रेट ना हो, तो आपकी बॉडी क्या कर जाएगी, कोलैप्स। 2 लोग उठा के ले जाएंगे, 4 नहीं बोला, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, 2 लोग उठा के ले जाएंगे। ठीक, ये कहानी है। शुरू करें, चलिए आ जाइए सब लोग। तो एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट, ये मैं बता रहा हूं नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। कभी सुना हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है। बस उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही ये गुलाम है, मॉडिफिकेशन है, कौन, एड्रिनल मेडुला, ठीक है। और इसी से सिक्रीट होते हैं हॉर्मोन्स। ठीक, तो मैं क्या सुना रहा हूं, मतलब ये न्यूरल कंट्रोल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सीधे कंट्रोल में काम करता है। ठीक है, 2 मैं सुना रहा हूं। ये मैंने सुनाया, क्या ये दिखेगा नहीं दिखेगा, इमरजेंसी, थोड़ा लिखा मैंने इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कंडीशंस में एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट, ठीक है, इस पर एक्शन होगा। और ये सिंपैथेटिक सिस्टम, ये नहीं दिखेगा शायद, वाइट से लिखता हूं, किसका मॉडिफिकेशन है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का बना होता है, मॉडिफाइड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का बना होता है, कौन, एड्रिनल मेडुला। और इससे सिक्रीट होते हैं कौन, एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं कौन, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, जिसको कहते हैं एक साथ कैटेकोलामिन्स, 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 इमरजेंसी हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स। तो पूरी तरह से ये एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है, ये पूरी तरह से किसके कंट्रोल में काम करता है, जल्दी बताइए। इमरजेंसी कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में यहाँ से सिग्नल आएगा, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे और उनसे रिलीज होगा कैटेकोलामिन्स, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, जो बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। ठीक, चलिए, हाँ जी, कुछ कुछ बातें समझ आई। तो कॉर्टेक्स और मेडुला के डिफरेंस में सुनाने वाला हूँ। मेडुला काम कर रहा है नर्वस रेगुलेशन में, लेकिन कॉर्टेक्स किसके रेगुलेशन में काम करता है, कॉर्टेक्स रेगुलेशन में काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और याद करके बताओ मुझे, पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, कौन सा हार्मोन, सॉरी, विच पिट्यूटरी हार्मोन्स रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, बोलो। हाँ जी, कौन बताएगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। ACTH, बिल्कुल धीमी आवाज नहीं आनी चाहिए, बुलंद आवाज आनी चाहिए। ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, खुद कह रहा है ट्रोपिक हार्मोन हूं, पिट्यूटरी का हार्मोन हूं, लेकिन किस पर एक्ट करूंगा, एड्रिनल ग्लैंड, और वो भी कॉर्टेक्स पार्ट। मेडुला से कोई लेना देना नहीं है, ये तो नर्वस कंट्रोल में काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में काम करता है, पक्का। और ACTH भी मेनली किसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, बता सकते हैं कोई। ATCH मेनली किसके सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये वाला, या ऑल ऑफ दिस, जल्दी बोलें। ग्लूकोकोर्टिकोइड, मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, ACTH। मिनरलोकोर्टिकोइड, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन तो RAAS के रेगुलेशन में होता है, वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो NCERT ने ACTH में पिट्यूटरी में लिखा है कि ACTH मेनली रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। चलो, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है। आइए, एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट उसके दिख रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। हाँ जी, फटाफट देखिए, बड़ा पार्ट कौन है, कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट 80 to 90% पार्ट ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, ये कैसा है, ये इनर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है 10 to 20%। ओरिजिन मैंने एक दिन बताई दिए थे, कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है ओरिजिन में कैसा है, मीजोडर्मल, ये मीजोडर्मल ओरिजिन वाला है। ठीक, और इधर जो मेडुला है, ये तो मैंने बता दिया मॉडिफाइड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का बना है। तो जिस भी ग्लैंड का रिलेशन नर्वस सिस्टम के साथ हो, वो सब ओरिजिन में एक्टोडर्मल होगी। जैसे मैंने कहा था, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ब्रेन से कनेक्टेड है, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, याद आ रहा है। उसके अलावा ये आया एड्रिनल मेडुला, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का बना हुआ है ये। ठीक, तो ये ओरिजिन में कैसे होंगे, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा, याद रहेंगी बातें। आगे बढ़ो, हार्मोन, हार्मोन्स का नेचर, हाँ जी, इससे सिक्रीट होते हैं कैसे, स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनको कह देते हैं कॉर्टिकोइड्स।
मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, पक्का। जबकि मेडुला से रिलीज होते हैं 2 प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। कौन है? 2 प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, इमरजेंसी कंडीशंस में। तो वो दोनों एमिनो एसिड के डेरिवेटिव है, टायरोसिन एमिनो एसिड के डेरिवेटिव है। ठीक, बताएंगे आपको। कंट्रोल कौन करता है? कॉर्टेक्स। इट वर्क्स अंडर रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन इसको रेगुलेट करता है, जल्दी बताओ? एड्रिनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट करता है ACTH हार्मोन। जबकि एड्रिनल मेडुला जो होता है इट वर्क्स डायरेक्ट अंडर न्यूरल कंट्रोल। तो डायरेक्ट नर्वस कंट्रोल में काम करने वाली ग्लैंड कौन कौन सी होगी? पीनियल ग्लैंड होगी। सेकंड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में भी कौन सा पिट्यूटरी डायरेक्ट नर्वस कंट्रोल में काम करता है? एंटीरियर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी? मेरे मुंह से क्वेश्चन निकलने से पहले आंसर दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसका नाम था न्यूरो हाइपोफाइसिस, याद आया? आज से एक चीज और ऐड हो जाएगी कि एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है ये भी डायरेक्ट नर्वस कंट्रोल में एक्ट करता है, किसी अदर ग्लैंड का इस पर कंट्रोल नहीं है, जैसे कॉर्टेक्स पर है किसका? पिट्यूटरी का। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 बाय 1 हार्मोन्स की बात करेंगे। पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स पढ़ेंगे, फिर एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, बस 50 सेकेंड्स का एक ब्रेक ले रहा हूं मैं। ठीक है, 50 सेकेंड ओनली, रोकना भाई एक बार। पसीने पसीने हो बेटा, इसको इधर करना, फैन को तो इधर कर दे कुछ। मोबाइल देखना किसका है? क्या नाम है? रहने दो। करता बोलता कुछ नहीं है, फोन करता रहता है। इसको ठीक कराना दिन में। हाँ जी, तो कहानी को आगे बढ़ा दें। तो कॉर्टेक्स और मेडुला के डिफरेंसेस हमने देखे, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, इनको कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ये सफिक्स रहता है। 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। सबसे पहले आ जाएं, मैंने बोला हुआ है, मैं हर बार बोलता हूं, बार बार ये बात बोलता हूं कि आप, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टेक्स हार्मोन रिलेटेड विद मिनरल बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ऐसा नहीं होता किसी हार्मोन का इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब बॉडी में वो क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट इन्हीं का बैलेंस मेंटेन करें, नहीं, वाटर पर भी होगा। तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से रिलेटेड हार्मोन है, ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक चलिए, तो रिलेटेड विद वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, और भी देख ले, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, SCO3- एक्सेट्रा। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स का वाटर का बैलेंस मेंटेन करेगा। चलो, हमें हर कैटेगरी से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन लेना है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी का प्रिंसिपल हार्मोन कौन है? एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है, जल्दी बताएं? एल्डोस्टेरोन, समझ गए? और इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, बिल्कुल। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर अगर कोई हार्मोन इंपैक्ट रख रहा है तो मानकर चलो अल्टीमेट उसका टारगेट ऑर्गन, मेन टारगेट ऑर्गन क्या होना है? किडनी। किडनी में भी कौन? नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स में आपने सुना होगा 4 पार्ट्स होते हैं, बोमन्स कैप्सूल, PCD, हेनले लूप, DCD। जानते हो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कहां होता है? DCD पार्ट में, डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में। और दूसरा जो कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें बहुत सारी DCDs ओपन होती है, तो डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, वहां उन पार्ट पर जो सेल्स होती है वो हार्मोन के लिए रिसेप्टर रखती है। पहले हमने पिट्यूटरी में बात की थी, पिट्यूटरी ग्लैंड का ADH हार्मोन। आज मैं बात कर रहा हूं एड्रिनल कॉर्टेक्स का ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन। इन सब के लिए रिसेप्टर्स कहां मिलते हैं? DCD कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स के पास। ठीक, और ये वहां जाके क्या करने वाला है एल्डोस्टेरोन? जैसे ही ये वहां पहुंचेगा, सेल्स के अंदर DCD कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स में ज्यादा से ज्यादा NaCl को रीअब्जॉर्ब कराएगा। Na+Cl-। आपने सुना होगा Na+, अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पार्ट आ गया थोड़ा सा। Na+ का एब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कैटायंस के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
लेकिन Cl माइनस पीछे पीछे चल देता है, एनाइन के लिए एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो Na प्लस एब्जॉर्ब हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सेल में आया, तो पीछे पीछे कौन चलेगा, ये देखो मैं बना दूंगा, अलग से फोटो बना दूंगा, ठीक है। Cl माइनस पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। जब NaCl सेल में आ जाएगा तो सेल में ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी साइटोप्लाज्म की, ठीक है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। आपने सुना होगा वाटर मूव करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो जिधर सॉल्ट जा रहा है उधर ही वाटर को भी जाना है, यस और नो। तो सॉल्ट की मूवमेंट को वाटर, NaCl की मूवमेंट को वाटर पैसिवली फॉलो करता है। समझ गए, कम खर्च में ज्यादा काम हो गया। और लड़के बात समझ आ रही है, कम खर्च में ज्यादा काम। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या हुआ, Na प्लस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किया, Cl माइनस पीछे आ गया और NaCl के पीछे वाटर आ गया। तो इस तरह से ये NaCl और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट कराने वाला हार्मोन है। लेकिन प्रेफरेंस कौन है, प्रेफरेंस सॉल्ट है, इसलिए इसको सॉल्ट रिटर्निंग हार्मोन कहते हैं, ठीक। और इसका सिक्रीशन कब होगा, कैसे होगा, कैसे रेगुलेट होगा, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। हाँ जी, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर। ये एक दिन सारी कहानियां मैं सुना चुका था आपको, आज फिर सुना दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें रिलेटेड है। हाँ जी, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड, ये सब रिलेटेड है, ठीक है, सुनाऊंगा आज। मेनली एक्ट्स ऑन डीसीडी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कहाँ काम करेगा, डीसीडी एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ यूरिन फेस ट्यूब्यूल, यूरिन फेस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन को ही कहते हैं, ठीक। और वहां एक्टिवेट करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। ये बुक इस लैंग्वेज है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। एंड स्टिमुलेट, ये वाली बात पे ध्यान दें, एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर, ठीक है। तो NaCl और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन थ्रू यूरिन, ये वाली बात मैं अलग से बताऊंगा आपको। चलो शुरू करते हैं कहानी, आ जाए इधर। आपने सुना होगा एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम जिसका नाम है RAAS। 3 हार्मोन आते हैं इसमें, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। हाँ जी, रेनिन किडनी से रिलीज होता है, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होता है, जेजी सेल्स, जेजी कॉम्प्लेक्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स सुना। किडनी का एंडोक्राइन पार्ट जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उससे 2 हार्मोन आते हैं, एक इरिथ्रोपोइटिन और दूसरा रेनिन, ठीक है। कब सिक्रीट करता है, जेजी सेल कब सिक्रीट करती है रेनिन हार्मोन, जब बीपी हाई हो, ब्लड प्रेशर हाई हो या ब्लड प्रेशर लो हो। हाँ जी बताएं, बीपी हाई हो या लो हो, बोलो। हाँ, ब्लड प्रेशर लो हो। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो क्या होगा, जो नेफ्रॉन्स के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल वगैरह है उसमें भी प्रेशर कम हो जाता है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कभी सुना हो, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जब ब्लड पास होता है तो उसका प्लाज्मा पार्ट फिल्टर्ड आउट होता है और बनता है क्या, बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सुना आपने, ठीक। तो वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन, ब्लड का प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी, ठीक है, कम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, कम यूरिन बनेगा, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक। इस कंडीशन में क्या होगा, तो GFR कैसे भी पढ़ लीजिए, एक ही बात है, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड का प्रेशर कम हो जाए, ठीक, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, तो उस कंडीशन में आता है रेनिन। और वो रेनिन ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन मिलती है एंजियोटेंसिनोजन, सुना, एंजियोटेंसिनोजन। और आपने सुना होगा हमारे ब्लड प्लाज्मा में जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो मोस्टली प्रोटीन सिंथेसाइज होती है कहाँ, लीवर में, ठीक है। चाहे वो क्लोटिंग प्रोटीन्स हो, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन वगैरह ये वाली प्रोटीन्स हो, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हो, या फिर अभी मैं जो नाम ले रहा हूँ, ठीक है, वो प्रोटीन हो एंजियोटेंसिनोजन, ये सब लीवर में सिक्रीट होती है। तो लीवर से आया एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन जो एंजाइम है, सॉरी रेनिन हार्मोन है बट एंजाइम की तरह काम करता है, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में। ये पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिया हुआ है, मैं ब्रीफ करके यहां पर पढ़ा देता हूं, ठीक है। क्या क्या सुना रहा हूं मैं, सुनो। मैंने आपको सुनाया कि व्हेन, कंडीशन मैंने ली क्या, व्हेन, एक मिनट लो जी, हाँ यहां से लिखता हूं, व्हेन बीपी ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम समझ जाओगे, या GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ठीक है, इज लो, इज लो। तो कंडीशन है बीपी पर फोकस करना आप तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये सब कुछ कम हो, बीपी कम हो। इस कंडीशन में क्या होगा, रेनिन सिक्रीट होगा। कहां से आया रेनिन, सिंगल एन वाला, डबल एन लगाओगे तो रेनिन एंजाइम बन जाएगा जो कि गैस्ट्रिक जूस में होता है, रेनिन याद है, सिंगल एन वाला है रेनिन। कहां से आया, फ्रॉम किडनी, फ्रॉम किडनी, फ्रॉम किडनी।
तो किडनी की जेजी सेल्स ने सिक्रीट किया रेनिन। अब इस रेनिन ने क्या किया, इस रेनिन ने ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन क्या है ये, प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से आई है ये, फ्रॉम लीवर। लीवर में सिंथेसाइज होती है ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन्स, लीवर बायोकेमिकल फैक्ट्री है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन, इसको ये रेनिन कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन, देखो प्रोटीन में नोजन वजन सफिक्स लगता है ना, या तो प्रो लगे, जैसे प्रो रेनिन वहां पढ़ते थे, प्रो रेनिन, या जन सफिक्स लगे, ये इनएक्टिव फॉर्म को बताते हैं। तो इनएक्टिव से ये एक्टिव होगी एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है ब्लड में, जब वो घूमता रहता है लंग से पास होता है तो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं वहां तक नहीं जा रहा, छोड़ दो, सीधे आगे बढ़ जाओ। ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन दो तरह से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। एक तो ये काम करता है कैसे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इट एक्ट्स एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा टू इंक्रीज बीपी, ये स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा और बीपी बढ़ा देगा, ये तो इसका डायरेक्ट एक्शन है, समझ गए। ये ब्लड वेसल्स पर रिसेप्टर होते हैं एंजियोटेंसिन के लिए, ये उन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, नैरो हो जाएगी ब्लड वेसल्स, तो अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर वॉल पर ज्यादा पड़ेगा, तो ब्लड वेसल नैरो होती है, ठीक, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो बीपी बढ़ जाता है, आपने सुना होगा। तो ये तो इसका सीधा एक्ट है। और इनडायरेक्ट एक्ट क्या है, इनडायरेक्ट एक्ट है कि ये एंजियोटेंसिन जाके एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है, जो ना ग्लोमेरुलस पार्ट पर, और वहां से रिलीज कराएगा मिनरलोकोर्टिकोइड, कौन, एल्डोस्टेरोन। तो किसका सिक्रीशन प्रमोट कराएगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को ये बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन बढ़ाएगा। बोलो ये बात समझ आई। और एल्डोस्टेरोन अब क्या करने वाला है, सुनो, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सीधे पहुंचेगा किडनी, और किडनी के अंदर भी कहाँ, जल्दी बताएं, किडनी के अंदर भी कहाँ, किडनी के अंदर भी कहाँ, डीसीडी एंड कलेक्टिंग डक्ट, डीसीडी और कलेक्टिंग डक्ट, यहां जाके एल्डोस्टेरोन काम करने वाला है। और यहां पर एल्डोस्टेरोन काम कैसा करेगा, यहां काम करेगा डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट, और यहां पर पहले NaCl, किसको एक साथ लिख रहा हूं, Na+ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से और Cl- पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया भाई, कंटिन्यू, हाँ जी। NaCl मैंने सीधा लिख दिया, Na+ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, Cl- पैसिव ट्रांसपोर्ट से, एंड वाटर, ठीक है, एंड क्या है, वाटर, वाटर, इन दोनों का रीएब्जॉर्प्शन ये करा देगा, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन करा देगा। लो साहब, NaCl जितना ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, ठीक है, Na+ रीएब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब यूरिन के थ्रू बाहर जाने से बच रहा है NaCl और वाटर, तो NaCl जितना ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, वाटर उतना ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इस तरह से ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी बढ़ जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बीपी बढ़ जाएगा तो मानकर चलो क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक। इस तरह से ये मेंटेन होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वगैरह, या ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाला मेन हार्मोन है, आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो, ठीक। और ये पूरा का पूरा मैंने सिस्टम बताया, ये मल्टी हार्मोनल सिस्टम है। यहाँ तीन चीजें आई, कौन कौन आई, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में तीन चीजें आई यहाँ पर। पहली चीज आई रेनिन, रेनिन का R, रेनिन। दूसरा आया आपका एंजियोटेंसिन A, एंजियोटेंसिन, और तीसरा आया एल्डोस्टेरोन A। तो इस मल्टी हार्मोनल सिस्टम का नाम है RAAS, बोल के बताओ, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये इसका नाम है। एक मिनट देखता हूं मैं कौन कौन लोग हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन भी तो पूछूं इनसे, सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं है। हाँ जी, तो ये मल्टी हार्मोनल सिस्टम RAAS है, ठीक। आगे बढ़ जाऊं मैं। इसका मतलब अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए, तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रीशन कॉजेज रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर इसका सिक्रीशन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। मुझे धीरे से बताओ, मैंने पूरा का पूरा बता दिया कि भाई किस तरह से, किस सिचुएशन में एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा। जब बीपी लो होगा तब ये सिक्रीट होगा, रेनिन आएगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन बनेगा, वो खुद डायरेक्ट ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका उसके पास क्या है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, दूसरा है वो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन बढ़ाएगा।
एल्डोस्टेरोन डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट पर काम करने वाला है, इस तरह से ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला है। ठीक है, पूरी चीज बता दी। कहीं पर पिट्यूटरी का जिक्र आया, पिट्यूटरी के एसीटीएच हार्मोन का जिक्र आया? बिल्कुल नहीं। तो इन जनरल जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का एसीटीएच हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, लेकिन सच में वो एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कोर्टिसोल के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से कोई लेना देना नहीं है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट हार्मोन आपके सामने है एड्रेनल कॉर्टेक्स का सेकंड हार्मोन, सेकंड कैटेगरी हार्मोन, और वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मैंने कहा था ग्लूको मतलब कार्बोहाइड्रेट, कॉर्टेक्स हार्मोन रिलेटेड विद ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। याद करो मैंने आपको कहा था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन दो तरह के, एक तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने वाले हाइपोग्लाइसेमिक, और दूसरे बढ़ाने वाले हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपो में किसका नाम लिया था? ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने वालों में एक ही बड़ा नाम अभी बताएगा अभिराज, पूजा, सृष्टि, जल्दी बोलो। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने वाला हार्मोन कौन? एक ही बड़ा नाम, इंसुलिन। वो कम करता है, उसके अलावा बाकी सब बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन कौन बढ़ाता है? ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ठीक है, ग्लूकागोन, सब बढ़ाने में लगे हुए, लेकिन बढ़ाने का अंदाज तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो अंदाज थोड़ा सा आज मैं सुनाऊंगा आपको। ठीक आइए, तो कौन मेन हार्मोन है इस ग्रुप का? कॉर्टिसोल हार्मोन। इसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं अंडर ट्रॉमेटिक कंडीशन। ट्रॉमा समझते हो? मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, कहीं हाथ पैर टूट हो गए, मल्टीपल इंजरीज होगी, एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ ऐसा, तो उस ट्रॉमेटिक कंडीशन में जो बॉडी को रिकवर कराता है वो हार्मोन है कॉर्टिसोल। ठीक है, स्ट्रेस और इमरजेंसी दो तरह की, एक होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे आपको फियर लग रहा है, डर लग रहा है, थ्रेट की कंडीशन है, तो बॉडी में कोई डैमेज नहीं हुआ है, थ्रेट है, वो साइकोलॉजिकल फियर है। अब वो किसी को कॉकरोच से आ जाता है, किसी को डॉग से आ जाता है, किसी को लिजर्ड से, छिपकली से आ जाता है, ये अपना अपना लेवल है। तो उस कंडीशन में कौन सीक्रेट होता है? एड्रेनलिन। लेकिन कॉर्टिसोल ये कौन सी इमरजेंसी है? ये ट्रॉमेटिक कंडीशन में सीक्रेट होगा, इसका सीक्रेशन बढ़ेगा, बॉडी को रिकवर कराएगा, इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग और पेन को रोकेगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, आज इसकी मैं बात करने वाला हूं। और मैं सुनाऊं आपको, सबसे ज्यादा मेडिकल और क्लिनिकल यूज वाला हार्मोन हमारी बॉडी में कौन है? कॉर्टिसोल, ये हार्मोन है। ठीक, चलो इसके इफेक्ट काम सुनते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से तो रिलेटेड है ही, फैट मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट होगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट होगा, और ये बड़ा यूनिक हार्मोन है, दूसरे हार्मोन सोच ना पाते, वो ये करके बताता है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मैंने कह दिया भाई, ये तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। अब स्टाइल अलग अलग है, आप अपना कॉमन सेंस यूज करो। किसी हार्मोन को ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, तो तरीका क्या है? एक तरीका है कि वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज का कंजम्पशन कम कर दे, ऐसा करते हैं ग्रोथ हार्मोन और थायरॉक्सिन, वो सेल्स में ग्लूकोज कंजम्पशन कम कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जल्दी बताओ? दूसरा तरीका ये है कि नया ग्लूकोज बनवाए, ये ऐसा ही करता है कॉर्टिसोल, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जैसे कोई अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, फैटी एसिड पड़े हुए, उनको ये कन्वर्ट कर देता है लीवर में, किसमें? ग्लूकोज में। इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। भैया नया ग्लूकोज बनेगा तो अच्छी बात है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है? हमें पता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे लीवर और मसल्स में रिजर्व हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का क्या करा दें? ब्रेकडाउन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना हो जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, और उसका ब्रेकडाउन कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये सब पढ़ाऊंगा। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बना और थोड़ी देर बाद टूट गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस नहीं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। समझ गए? तो ग्लाइकोजन का अगर ब्रेकडाउन होगा लीवर में, मसल्स में, तो ग्लूकोज रिलीज होगी तो ब्लड में आएगी, ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं। चलो आज मैं लिख ही दूंगा इस बात को, ठीक है ना? हाँ जी, क्या क्या सुना है मैंने, अभी एक बार रिपीट कर रहा हूं। इसका स्टाइल सुनाता हूं। ये क्या कराएगा? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, ग्लूकोनियो, नया ग्लूकोज बनाएगा, जेनेसिस। एनसीईआरटी लिख रहा हूं, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, उससे बनवाएगा ग्लूकोज। तो इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। हाँ बच्चे बोलो। जैसे आप बोले कि इमरजेंसी और स्ट्रेस के टाइम पे एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज होता है। हाँ, तो प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल होगा सर? बस एक ही मिनट दे दो मुझे, ये कंप्लीट करते मैं पूरा बता दूंगा। ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है बच्चे, नाम बताओ अपना। सर अभिराज। अभिराज, ठीक है अभिराज, 2 मिनट दो मुझे। ठीक है, हाँ बेटा, तो ये हुआ। दूसरा फैट के ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है, जिसको कहते हैं लाइपोलाइसिस, तो बिल्कुल ये लाइपोलाइसिस कराएगा।
ठीक है, यहां तक तो कुछ बड़ी बात नजर नहीं आई होगी, लेकिन मैंने कहा था थर्ड, प्रोटीन आते आते सारे हार्मोन्स सिंथेसिस तो करते हैं, ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, ब्रेक डाउन से डरते हैं। सिंथेसिस करा लो जितना करा लो, ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन में यही बात बोली थी, आगे इंसुलिन में यही बात बोलूंगा। लेकिन कोर्टिसोल क्या करता है, ये प्रोटियोलाइसिस भी कराता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन। अब आप कहोगे साहब ये तो गलत बात है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा, ये क्या नेगेटिव रोल है? बिल्कुल नहीं है। हमारी सेल्स में इस तरह की प्रोटीन्स होती है, बहुत सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं जो वन टाइम यूज होते हैं, पड़े रहते हैं। तो वो जो अनयूज्ड प्रोटीन सेल के अंदर पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, उसको तो खत्म करेगा ना, समझ गए? अदरवाइज क्या होगा, सेल की मेटाबॉलिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव रोल नहीं है, सेल में अनयूज्ड प्रोटीन पड़ा है, उसका ब्रेकडाउन करा देगा, ब्रेकडाउन कराएगा तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होंगे, अमाइनो एसिड रिलीज होंगे तो अच्छी बात है, वो अदर प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज हो जाएंगे ना, रॉ मेटेरियल बढ़ जाएगा ना बॉडी में। अगर ज्यादा अमीनो एसिड रिलीज हो जाएंगे तो उसको ये कन्वर्ट करा देगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज कंज्यूम हो जाएगी, एनर्जी देने के काम आएगी, तो अच्छी बात है तो ठीक। लेकिन यहाँ एक सेंटेंस लिखा है जो आधे हिंदुस्तान को समझ नहीं आता, दिन भर बच्चे एनसीईआरटी उठा के घूमते रहते हैं। लिखा हुआ है कोर्टिसोल में कि इट प्रमोट्स प्रोटियोलाइसिस। क्या लिखा है, लो मैं पढ़ के सुनाता हूं। इट प्रमोट्स प्रोटियोलाइसिस। पहले तो लोग इसी पे कान खड़े हो जाते हैं लोगों के, प्रोटियोलाइसिस क्यों करा रहा है भाई, ठीक। और इससे आगे वाली लाइन तो समझ ही नहीं आती। एंड इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक ऑफ एमिनो एसिड, सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स, समझ गए? इट इंक्रीजेस प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा, एंड इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड। तो ये वाली लाइन लोगों को समझ नहीं आती, सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड को कम कैसे करेगा। तो मैं कहता हूं भैया कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, ठीक है, उसको कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, है ना, ऐसे बोलते हैं, तो वो बहुत कॉमन नहीं है, उसको आप यूज करोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। एक बात बताओ, कोई ऐसा एमिनो एसिड, सुनो एक मिनट, लो जी, ये कॉमन सेंस की बात है, ये सेल है, कोई भी ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, मैंने ये कहा कि यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, प्रोटीन खूब बना रहा है प्रोटीन, तो भैया प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए, अमाइनो एसिड। तो हार्मोन क्या करेगा, वो हार्मोन सेल्स के अंदर, सेल्स को मोर परमेबल बनाएगा, किसके लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए, समझ गए? तो सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड का कंजम्पशन क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। तो जो हार्मोन प्रोटीन सिंथेसाइज ज्यादा कराते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन वगैरह वगैरह, वो सब के सब सेलुलर अपटेक ऑफ एमिनो एसिड को बढ़ाते हैं। तो ये उससे उल्टा कर रहा है, तो ठीक तो कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाने की बजाय प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो पता चला, मतलब सिंथेसाइज प्रोटीन कम हो रही है, टूट ज्यादा रही है, तो अमाइनो एसिड अंदर ज्यादा आएंगे या बाहर ज्यादा जाएंगे, जल्दी बोलो। तो अमीनो एसिड का अपटेक सेल्स में बढ़ा रहा है या अपटेक कम कर रहा है, बात समझ आई? तो जो हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं वो सेलुलर अपटेक ऑफ एमिनो एसिड को भी बढ़ाते हैं। सेल्स में ज्यादा एमिनो एसिड की डिमांड होती है, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रोटियोलाइसिस ज्यादा करा रहा है, इसलिए सेलुलर अपटेक ऑफ एमिनो एसिड को कम कर रहा है, इवन सेल से एमिनो एसिड रिलीज करवा रहा है। बोलो ये बात समझ लोगे? तो मेटाबॉलिज्म के बारे में ये 3 बातें एनसीईआरटी ने लिखी है, ये आप समझ लेना। एक और बात जो बार बार आती है और मैंने शायद अभी लिखी नहीं है, आज मैं लिख देता हूं आपके सामने, ठीक, वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन 2 तरह के हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन 2 टाइप के, ठीक है, कैसे कैसे? एक है हाइपोग्लाइसेमिक और एक है हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब जो ग्लूकोज लेवल बढ़ाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाए, ब्लड ग्लूकोज। ये चीजें कोई पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये मतलब एनसीईआरटी ने अलग अलग टुकड़ों में लिखी है, तो मैं उसको एक साथ लिख रहा हूं। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है तो अब उसके 3 तरीके हैं। अब वो 3 तरीके क्या है? पहला तरीका बनता है कैसे कि ग्लूकोज कंजम्पशन, सेल्स में ग्लूकोज कंजम्पशन कम कर दें, ग्लूकोज कंजम्पशन कम कर दें, सेल्स में ग्लूकोज कंजम्पशन कम कर दें बॉडी और सेल्स में। तो ग्लूकोज का कंजम्पशन अगर सेल्स में बॉडी में कम हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ये स्टाइल किसका है? ये स्टाइल है ग्रोथ हार्मोन का और थायरोक्सिन का। ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन ऐसे करते हैं, सेल्स में ज्यादा से ज्यादा फैट ऑक्सीडाइज कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का कंजम्पशन कम कर देते हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा स्टाइल अभी अभी कोर्टिसोल वाला था, कौन सा स्टाइल था? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस कि भाई नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज बनवा दी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये स्टाइल है किसका? कोर्टिसोल का। कोर्टिसोल नया ग्लूकोज बनाता है, इस तरह ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। अब तीसरा एक और छूटा हुआ है, वो है कि लीवर में जो ग्लाइकोजन पड़ा है उसका ब्रेकडाउन कराओ। तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन ज्यादा होगा इन लीवर
तो उससे क्या होगा भाई, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज रिलीज होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ये कराता है एड्रेनलिन। आगे आएगा इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन, ये इस तरह से कराता है। तो ये सब के सब हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है जो अलग अलग स्टाइल है उनके ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के। ये 3 स्टाइल है और ऑल 3 वेज को काम में लेता है एक साथ। कौन सा हार्मोन? वो हार्मोन है ग्लूकागोन। इंसुलिन का 100% अपोजिट कौन? ग्लूकागोन। वो ऑल 3 वेज से, तीनों तरीके से, ग्लूकोनियोजेनेसिस से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से भी, और ग्लूकोज कंजम्पशन सेल्स में कम करा के भी, तीनों तरीके से ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। और वो हार्मोन है, मेन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है कौन? ग्लूकागोन। ये तीनों तरीके काम लेता है, ऑल 3 वेज से ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। ठीक, अब इन सब का एक अकेला, मैंने कहा था सब पर भारी, कौन है वो है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन में एक ही होगा, और वो कौन है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन मतलब जो ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या करे? कम करे, ब्लड ग्लूकोज को कम करे। एक अकेला सब पर भारी कौन? इंसुलिन। कहानी खत्म हो गई। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ाएगा? वो सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कराएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को रोकेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, पक्का? ये हम आगे पढ़ लेंगे, चलो छोड़ो। हाँ जी, ये बात मैं कई दिनों से वर्बली बोल रहा था, आज मैंने लिख दी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक, अब एक आखिरी बात जो एक बच्चे ने पूछी थी, क्या थी वो भी मैं थोड़ा सुना देता हूँ। हाँ बच्चे, कोर्टिसोल के फंक्शंस दिए हुए हैं, ये बताऊं या आप वाली बात बताऊं? पहले आप वाली बता दूं? लो भैया, आप वाली बता देते हैं यार, ऐसी क्या बात है, ये लो। हाँ जी, स्ट्रेस 2 टाइप का होता है। स्ट्रेस, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये लो, अभी भी नहीं हुआ। चलो, स्ट्रेस 2 टाइप का, एक है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म या बोलो साइकोलॉजिकल। जैसे रात में कई लोगों को डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है। अब दिन में आप अपने घर के बाहर रोड पे खड़े हुए हैं, आपको कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन वहीं अंधेरा हो जाए तो सब कुछ नॉर्मली है, चारों तरफ वही है, बस लाइट नहीं है भैया। ठीक है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन उनको डर लगने लगता है। तो ये क्या है? ये साइकोलॉजिकली तो है, वो दिन जैसा ही तो रात है, सब कुछ तो वही है। ठीक है ना, तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो फियर हो गया, थ्रेट हो गया, ये सब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आते हैं। फियर, ठीक है, थ्रेट, एंगर, ठीक है, ये जो भी है, समझ गए, ये सब इसमें आते हैं। इमरजेंसी किसी तरह की, ठीक है, एग्जाम हो सकता है, टेंशन, एंजाइटी, एग्जाम रिजल्ट, समझ गए, ये साइकोलॉजिकल है। हाँ जी, इस सब कंडीशन में कौन सीक्रेट होगा? एड्रेनलिन। इन सब कंडीशन में सीक्रेट होगा कौन? एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन को लाइफ सेविंग हार्मोन अंडर इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं। ये बॉडी को प्रिपेयर करता है उस एडवर्स कंडीशन से कॉप अप करने के लिए, लड़ने के लिए। दूसरा मैं सुनाता हूं, दूसरा है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जिससे रिकवर होने में 1-2 मिनट नहीं लगेगा। वहां तो क्या है, अंधेरा था, ठीक है, जैसे ही लाइट आई खत्म हो गया, डॉगी सामने खड़ा था, स्ट्रेस कंडीशन थी, इमरजेंसी थी, डॉगी अपने घर में वापस चला गया, आप रिलैक्स हो गए, ये लो। तो वहां तो 1 मिनट लगेगा रिलैक्स होने में, लेकिन यहाँ टाइम लगेगा। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, या बोलो इसको फिजिकल स्ट्रेस है, या उससे अच्छा वर्ड मैं यूज करता हूं, ट्रॉमा की कंडीशन है, ट्रॉमेटिक कंडीशन। तो ट्रॉमा की जब कंडीशन होती है तो हाइपोथैलेमस से आता है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचेगा, वहां से रिलीज कराएगा ACTH, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज कराएगा कौन? कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल को इस कंडीशन में, ट्रॉमा से रिकवर करने में कोर्टिसोल हेल्प करता है। ठीक, तो इस कंडीशन में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा। तो ये दोनों लाइफ सेविंग हार्मोन्स हैं, ये दोनों ही लाइफ सेविंग हार्मोन हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन्स हैं अंडर स्ट्रेस कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन। लेकिन यहां स्ट्रेस अलग टाइप का है, यहां स्ट्रेस अलग टाइप का है, ये ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, समझ गए? इस तरह की कहानी है। और कैसे होता है कोर्टिसोल का सिक्रीशन? स्ट्रेस जैसे होगा, ये वाली कंडीशन होगी, इस कंडीशन में पहले हाइपोथैलेमस से क्या आएगा? CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। मैकेनिज्म समझ गए? चेन बनाते चले जाओ, हाइपोथैलेमस, उसके बाद आगे बोलो, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा कौन? ACTH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, चलो, और उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, कोर्टिसोल, समझ गए? कोर्टिसोल ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, ये इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग और पेन को रोकेगा।
हाँ भाई सर आगे क्या सर प्राइमरी कौन सा होगा इसमें फिर? सर प्राइमरी बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, अपनी तरफ से अगर अपन कोई वर्ड यूज कर लें तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझ रहे हो। तो प्राइमरी जैसा वर्ड कुछ नहीं है, मैंने आपको स्ट्रेस पूरा डिटेल बता दिया, इससे ज़्यादा मेडिकल बुक्स में भी नहीं रहता है। ठीक है, स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी को फिजिकली कोई डैमेज नहीं हुआ है, समझ गए। थ्रेट है, फियर है, मतलब किसी तरह का, मैंने कहा एग्जाम है, रिजल्ट है, हीट है, कोल्ड है, कहीं टाइगर, लायन, डॉग सामने आ गया वगैरह वगैरह, ये सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो उस कंडीशन में एड्रेनलिन लेवल बढ़ेगा, ये लाइफ सेविंग हार्मोन बनेगा। और ट्रॉमेटिक कंडीशन है, फिजिकल डैमेज है, एक्सीडेंट की कंडीशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बॉडी को रिकवर कराने में कोर्टिसोल हेल्प करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देगा। ये बात डिस्कस हो गई थी। अब ये वाले पॉइंट मैंने अभी अभी बताए। कैसा हार्मोन है ये, 3 वर्ड याद रखने। कोर्टिसोल बोलते ही दिमाग में चमक जाने चाहिए, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। क्या? एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है ये। कैसे करेगा? क्योंकि ये मास सेल्स की एक्टिविटी कम कर देगा। अब मास सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो उससे हिस्टामिन सिक्रीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हिस्टामिन सिक्रीशन कम हो जाएगा तो स्वेलिंग और पेन भी कम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। तो कब सिक्रीट होगा इस हार्मोन की, कब जरूरत है? नॉर्मल कंडीशन में या ट्रॉमा की कंडीशन में? ट्रॉमा की कंडीशन में, ट्रॉमेटिक कंडीशन में, एक्सीडेंट की कंडीशन में, टूट फूट हो जाए, मल्टीपल इंजरीज हो जाए, तो उस कंडीशन में इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और ये आपकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई इट इज पॉपुलरली कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन अंडर ट्रॉमेटिक कंडीशन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। एंटी एलर्जिक हार्मोन, अब ये भी बताया मैंने, तो एंटी एलर्जिक हार्मोन याद रहेगा ये 2 वर्ड। ये सारी प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक और भी आगे है। इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है ये, इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग की तरह यूज होगा कब? आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन फेमस इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, लेकिन कोर्टिसोल भी यूज होता है। पता है ये सारी प्रॉपर्टी क्यों शो कर पा रहा है? इसलिए शो कर पा रहा है क्योंकि कोर्टिसोल क्या करता है? कोर्टिसोल क्या करता है? कोर्टिसोल एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ WBCs एंड एंटीबॉडीज इसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड WBCs को क्या करने वाला है? इनहिबिट करने वाला है। ठीक है, इनहिबिट करने वाला है, इसलिए इनहिबिट्स, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, देख लो। तो कोर्टिसोल जो करता है वो ये करता है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इम्यून सिस्टम को अंडर चेक रखने वाला हार्मोन है, इम्यून सिस्टम को अंडर चेक रखने वाला हार्मोन है, ये बड़ी बात है। ठीक है, इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी। डिजीज में क्या होता है? क्या बोल रहे हो? तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है फिर? ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? नॉर्मल केस है या डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? डिजीज और डिसऑर्डर है या नॉर्मल कंडीशन है? नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है, खत्म होगी बात। तो नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? ऑन बॉडी मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट, सेल्स के अगेंस्ट कोई रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, फॉरेन मॉलिक्यूल के अगेंस्ट जनरेट करता है। ये थंब रूल है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब कभी whenever our immune system goes off the track and start producing antibodies against own body cells also, that is called autoimmune disease। जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, वो अपने पराये को पहचान ना पाए, ठीक है, बाहर से आया मॉलिक्यूल और वो आपके अंदर भी सिक्रीट होने वाले मॉलिक्यूल के जैसा हो, ऑलमोस्ट उससे सिमिलरिटी शो कर रहा हो, तो वो फौरन समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा, लेकिन वो ऑन मॉलिक्यूल से भी अटैच हो जाएगी एंटीबॉडीज। समझ गए? ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाएंगे। तो ऑटो इम्यून डिजीज अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ आर इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी के लॉस्ट होने की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज होती है? स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये हमारे इम्यून सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मतलब इसमें कोर्टिसोल का कोई रोल नहीं होता है? देखो, अगर कोई डिसऑर्डर हो गया, डिजीज हो गई, इसका मतलब दिस इज सिंपली द केस ऑफ फेलियर ऑफ आर ऑल रेगुलेटरी प्रोसेसेस। बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है या बॉडी में जो भी मैकेनिज्म चल रहे हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन करने के लिए, उसका फेलियर है डिजीज।
आपको आज कोई सिम्टम्स आ गए, डिजीज होगी, इसका मतलब क्या है? आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, उसके फेलियर का केस है। ठीक है, हमें इन्फेक्शन कभी कभी होते हैं या हर रोज ही होते रहते हैं? मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स डेली बेसिस पर, मिलियंस माइक्रोब्स हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते रहते हैं, उनमें से कुछ एंटर भी करते रहते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम उन सबको क्या कर देता है? एलिमिनेट। ठीक है, तो ये एक तरह का स्ट्रगल है, मतलब सॉरी एक तरह का वॉर है फॉरेन एजेंट पैथोजन और आपके इम्यून सिस्टम डिफेंस एलिमेंट्स के बीच में। इसमें विनर आपका इम्यून सिस्टम होता है। जब तक इम्यून सिस्टम रहता है तब तक इन्फेक्शन तो हुआ, लेकिन सिम्टम्स ऑफ डिजीज नहीं आएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे आप। लेकिन जिस दिन आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया, हार गया, पैथोजन फास्ट मल्टीप्लाई कर गया, उस दिन क्या हो जाएंगे? सिम्टम्स ऑफ डिजीज आ जाएंगे। तो वो आपके डिफेंस सिस्टम का सिंपली फेलियर है। तो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो हमारे इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता कि कौन सा फॉरेन मॉलिक्यूल है, कौन सा ऑन मॉलिक्यूल है। वो फॉरेन मॉलिक्यूल जैसे दिखने वाले ऑन मॉलिक्यूल्स पर अटैक कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताएं, कुछ और कह रहे हैं? सर इसमें तो फिर टी लिम्फोसाइट का वर्क होगा ना, कोर्टिसोल हार्मोन का थोड़ी ना होगा। नहीं, टी लिम्फोसाइट का ही वर्क होता है। इम्यून सिस्टम का पार्ट टी लिम्फोसाइट ही है, कोर्टिसोल इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये तो इम्यून सिस्टम के जो एलिमेंट है, टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी हो गई या बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी सिक्रीशन हो गया, इनकी एक्टिविटी को मैंने कहा ज्यादातर मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं, केमिकल्स बढ़ाते हैं, उनको इम्यूनो एक्टिव केमिकल्स कहते हैं। ये कैसा है? उनकी एक्टिविटी को अंडर चेक रखने वाला, ये इम्यूनो सप्रेसिव है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के कुछ केमिकल्स हो गए इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ाने वाले, और कुछ हो गए कम करने वाले। कम करने वालों में बड़ा नाम ये है, बढ़ाने वाले बहुत सारे, कम करने वालों में कोर्टिसोल का नाम है। ये इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट देता है, इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है। ये कहा है मैंने। जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाले बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाले, लेकिन कम करने वालों में हाइपोग्लाइसेमिक में एक ही बड़ा नाम। कौन है वो बड़ा नाम? पूजा बताएगी। हितेश, कौन है बड़ा नाम? फेमस हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लूकोज लेवल कम करने वाला हार्मोन, एक ही बड़ा नाम है। कौन? कोर्टिसोल। चुप, बाहर निकालूंगा लड़की तुझे। इंसुलिन। कौन है वो? इंसुलिन। तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है, बाकी सब हाइपरग्लाइसेमिक है, बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह ब्लड प्रेशर की बात करें तो बीपी बढ़ाने वाले बहुत सारे हार्मोन हैं, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन, ठीक है, कोर्टिसोल, ये सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले हार्मोन है, बीपी को। लेकिन कम करने वालों में एक ही बड़ा नाम है। ये हर रोज मैं सुनाता हूं आपको, एक दो बार लिखवा भी चुका हूं, अब इससे ज्यादा बेइज्जती मैं सह नहीं सकता हूं। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम करने वालों में एक ही बड़ा नाम है, आज पढ़ाऊंगा। हार्ट से रिलीज होता है एक केमिकल ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर हार्ट से रिलीज होता है, वो वैसोडाइलेटर का काम करेगा, और वो उसको ब्लड प्रेशर लोवरिंग हार्मोन कहते हैं, बीपी को कम करने वाला हार्मोन है। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ जाएं तो फटाफट इसको देखिए। हाँ जी, क्या क्या सुनाया? मैं पहले ही फंक्शंस पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी चीज आपको पहले पढ़ा चुका हूं। आइए फटाफट देख लीजिए। कोर्टिसोल की खास बात यह है कि इम्यून सिस्टम को अंडर चेक रखता है, इसलिए एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन की तरह एलर्जिक डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद। इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, बताया था मैंने। HBR बढ़ाता है, ये हार्ट बीट रेट बढ़ाएगा, तो BMR बढ़ाता है, इसलिए HBR भी बढ़ाएगा ये। ठीक है, हाँ जी, हार्ट बीट रेट, हार्ट के पंपिंग एक्शन को बढ़ाता है। ठीक, और सुनो, इट ऑल्सो रेगुलेट्स किडनी फंक्शंस। मैंने कहा था 4 हार्मोन्स हैं जो किडनी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं या किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। फटाफट सुनाओ वो 4 हार्मोन, मतलब किडनी की नॉर्मल वर्किंग के लिए वो 4 हार्मोन्स का सिक्रीशन नॉर्मल होना चाहिए। नंबर 1 ADH पढ़ा था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक, उसके बाद नंबर 2, जल्दी बोलो, एल्डोस्टेरोन पढ़ा, एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन। नंबर 3, ये 2 ADH एल्डोस्टेरोन तो दुनिया जानती है, किडनी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। 2 और बता दो मुझे, एक है थायरोक्सिन और 4th है ये कोर्टिसोल। तो ये 4 हार्मोन्स है जो एक साथ पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि ये किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा कोर्टिसोल, गजब की बात यह कि कोर्टिसोल एक्ट करता है बोन मेरो, वहां आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है, लेकिन WBCs के एक्सेस प्रोडक्शन, एंटीबॉडी के एक्सेस सिक्रीशन को रोकता है। तो आरबीसी प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस को ये प्रमोट करने वाला हार्मोन है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला हार्मोन है। ये बात भी मैं आपको सुना चुका हूं, बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको इस चैप्टर में। ठीक है, मैंने कहा था आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले कितने 4-5 हार्मोन्स एक साथ बताए थे। कौन मुझे रिपीट कराएगा? निकिता यादव, सोनी, अनन्या। इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करने वाले हार्मोन, एक मेन हार्मोन है जो किडनी से आता है, नंबर 1, फटाफट बोलो, किडनी से रिलीज होता है।
इरिथ्रोपोइटिन नाम ही है उसका, वो तो खुद ही कह रहा है मैं इरिथ्रोपोइसिस कराऊंगा भाई, आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करने वाला मेन हार्मोन है। उसके अलावा मैंने कहा था जो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं वो बॉडी में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, और ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा तो हाई ऑक्सीजन डिमांड टिश्यूज की फुलफिल करने के लिए वो एक तरफ हार्ट बीट रेट बढ़ाते हैं, सर्कुलेशन ब्लड का फास्ट करते हैं, दूसरी तरफ वो आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन से हार्मोन आ गए, सामने लिखा है कोर्टिसोल, हाँ कोर्टिसोल हो गया, एड्रिनल मेडुला का हार्मोन एड्रिनलिन आ गया, और थायरोक्सिन, ये 3 हार्मोन आ गए इस कैटेगरी में। तो थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, ठीक है, कोर्टिसोल, ये सब ऐसा करते हैं, ये आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था ह्यूमन फीमेल्स की बजाय मेल में आरबीसी काउंट हमारे अंदर मेल्स में ज्यादा होता है, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। हाँ, टेस्टोस्टेरोन का भी आरबीसी प्रोडक्शन पर इफेक्ट है। इस चैप्टर के लास्ट में टेस्टिस ओवरी एक पैराग्राफ लिखा है, वहां लिखा हुआ है ये बात, ठीक है, पढ़ लेना आप। चलिए आगे बढ़िए। तो ये मैंने कोर्टिसोल के फंक्शंस यहां खत्म कर दिए। नेक्स्ट, हाँ भाई ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, चाहे तो जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं। हाइपर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल, कोर्टिसोल के एक्सेस सिक्रीशन से कुसिंग सिंड्रोम हो जाता है, कुसिंग्स डिजीज हो जाती है, ठीक है। फैट इज डिपोजिटेड एट अनयूजुअल साइट ऑफ बॉडी, अनयूजुअल साइट्स ऑफ बॉडी पर फैट डिपोजिट हो जाता है। ये अदनान सामी वाला केस है, समझ रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसको कहते हैं मून फेस, फेस पर बहुत सारी फैट डिपोजिट हो जाती है। अब ये कोई फैट डिपोजिशन का साइट है? नॉर्मली फैट ज्यादा कहां डिपोजिट होता है? फैट ज्यादा डिपोजिट होता है जैसे एब्डमन, यहां डिपोजिट होता है, हिप्स पर, थाइज पर, मेमोरी ग्लैंड, यहां ये फैट डिपोजिशन की नॉर्मल साइट है। यहां पर क्या होगा, फेस पर डिपोजिट हो गया फैट, मून जैसा फेस हो गया, चांद सा चेहरा, समझ गए? पता चला आईज छोटी छोटी आईज दिखी नहीं रही है, खुली है कि बंद है, ऐसा मून फेस, ठीक। और भी बोलते हैं फिश माउथ, माउथ छोटा सा, आंखें छोटी नजर आएगी, माउथ छोटा सा नजर आएगा, फिश माउथ, मून फेस, फिश माउथ। और बफेलो हम समझते हो, बफेलो हम, ये पीछे, ये देखो ये पीछे बैक साइड, यहां खूब सारा फैट डिपोजिट हो जाएगा, बफेलो हम, ठीक। चलिए छोड़िए, कुल मिला के कोर्टिसोल के हाइपर सिक्रीशन से कुसिंग्स डिजीज हो जाती है, जिसमें इरेगुलर साइट्स ऑफ बॉडी पर, अनयूजुअल साइट्स ऑफ बॉडी पर बहुत सारा फैट डिपोजिट हो जाता है, अदनान सामी हो जाता है, ठीक है। ये मून फेस, बफेलो हम्प, और ये केस बन जाता है। ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ नहीं है, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स के डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर को कहते हैं एडिसन्स डिजीज। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है। तो आधा अधूरा लिखता है, हाइपोसिक्रीशन लिख दिया, हाइपर वाला नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। लो, हाँ जी, तो कोर्टिसोल, कोर्टिकोइड्स लिखा है मैंने, हाइपोसिक्रीशन ऑफ कोर्टिकोइड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से डिजीज होता है, जिसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज। एक साइंटिस्ट थे थॉमस एडिसन, उन्होंने काफ के अंदर क्या किया, एड्रिनल ग्लैंड का जो पार्ट था, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स जो पार्ट था ना, बाहर वाला पार्ट, उसको छील दिया और निकाल के बाहर रख दिया कि भैया ये एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट करता क्या है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दिया, तो पता चला कुछ दिन तक काफ को ऑब्जर्वेशन में रखा तो उसके अंदर डिजीज हो गई, मतलब सिम्टम्स अपीयर हो गए, समझ गए, क्योंकि कॉर्टेक्स हार्मोन्स की क्या हो गई इसमें, डेफिशिएंसी। तो थॉमस एडिसन को याद करते हुए इस डिजीज को भी हमने बोल दिया क्या, एडिसन्स डिजीज। थॉमस एडिसन को कहते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। चलो छोड़ो उनको, आप तो सिम्टम्स पे आ जाओ। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है क्या क्या होता है एडिसन्स डिजीज में, 2 सिम्टम लिखे। हाँ जी, बीपी मैंने कह दिया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की भी कमी होगी तो बीपी लो हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी हो जाएगी तो ब्लड शुगर लेवल भी कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एक्यूट वीकनेस होती है और फटीग होती है, ठीक है, एक्यूट वीकनेस और फटीग हो जाती है। और सबसे बड़ा फेमस फीचर है इसका जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, ब्रॉन्ज कलर ऑफ स्किन। देख रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन और उस पर्सन के दोनों के हाथों का डिफरेंस बता रखा है, फेस देखो आप, तो ब्रॉन्ज कलर ऑफ स्किन। तो कहीं कहीं पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर ऑफ स्किन हो जाता है। ये 2-3 सिम्टम याद रखने किसके, एडिसन्स डिजीज के। चलिए आगे बढ़िए। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स में 3rd कैटेगरी है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मैंने ये कह रखा है आपको कि मेन जो सोर्स होता है सेक्स हार्मोन्स का, वो हमारी बॉडी में गोनैड्स होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज। लेकिन टेस्टिस ओवरीज तो 12-13 ईयर्स एज, मतलब प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद एक्टिव होते हैं। तो क्या उससे पहले भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, चाइल्डहुड में सिक्रीट होते हैं? हाँ जी होते हैं सिक्रीट। कहां से आते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स को यह नहीं पता है कि आप मेल है कि फीमेल है, इसलिए एड्रिनल कॉर्टेक्स किसी का भी हो वो दोनों हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, वो कोई अंतर नहीं करता, ठीक। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो सेक्स हार्मोन्स आते हैं उनको बोल दिया हमने सेक्स कॉर्टिकॉइड, कॉर्टेक्स हार्मोन्स,
ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बोल दिया, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है, सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत लो क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं। क्या क्या सिक्रीट होता है? मेल हार्मोन्स एंड्रोजन भी सिक्रीट होते हैं, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन भी सिक्रीट होते हैं। ठीक है, मेल हार्मोन एंड्रोजन ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन्स का ग्रुप है ये। ठीक है, उसमें टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन खुद कह रहा है मैं टेस्टिस से सिक्रीट होऊंगा और कहीं से नहीं, तो यहां से टेस्टोस्टेरोन नहीं आता। एक एंड्रोजन है जिसका नाम है डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, आपके काम का नहीं है, छोड़ो। तो कुछ एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं लेकिन उसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में प्रिंसिपल एस्ट्रोजन मैंने एक दिन पूछा था आपसे, बताया भी था, विच वन इज द प्रिंसिपल एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन ग्रुप ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन को कहते हैं और प्रिंसिपल एस्ट्रोजन है एस्ट्राडियोल। ओवरी से भी ज्यादा वही आता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी ज्यादा यही आता है, एस्ट्राडियोल। ठीक है, तो सुनो भाई, एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स बोथ एंड्रोजन एज वेल एज एस्ट्रोजन, बोथ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन बोथ द सेक्सेस, इंडिविजुअल मेल हो या फीमेल हो, दोनों हार्मोन सिक्रीट होंगे, दोनों सेक्स में सिक्रीट होंगे, बट क्या? बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। मैंने कहा था थैंक गॉड भैया ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, स्मॉल में हो तभी अच्छा है, क्योंकि अगर ये ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाएंगे, अब मेल है एंड्रोजन ज्यादा सिक्रीट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भैया एस्ट्रोजन भी ज्यादा सिक्रीट होगा तो मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, ही लुक्स लाइक शी हो जाएगा, समझ गए? और कोई इंडिविजुअल अगर फीमेल है तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन एक्सेस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पता चला एंड्रोजन सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो अपोजिट सेक्स कैरेक्टर्स आ जाएंगे, फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर हो जाएंगे, सी लुक्स लाइक ही हो जाएगा, समझ गए? लेडी सिंगम। चलो आगे बढ़ो। तो ये हुआ करेंगे क्या ये हार्मोन, जो चाइल्डहुड में ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? जब ये इतनी लो क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहे हैं, प्यूबर्टी के बाद इनका कोई मतलब नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है इनको, क्योंकि लार्ज अमाउंट में मेल में एंड्रोजन टेस्टिस से और फीमेल में एस्ट्रोजन ओवरी से आने लगता है। तो इनका सिग्निफिकेंस इतना सा है कि दे प्रमोट सेक्सुअल ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो सेक्स हार्मोन्स आते हैं वो सेक्सुअल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, गोनेड्स, टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड, मतलब मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। बात पल्ले पड़ी? तो इसका सिग्निफिकेंस बस यही है कि दे प्रमोट सेक्सुअल ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में ये सेक्सुअल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक, प्यूबर्टी आने के बाद सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन सडनली बढ़ जाएगा, मेल में एंड्रोजन्स और फीमेल में एस्ट्रोजन्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो मेल लाइक कैरेक्टर, फीमेल लाइक कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, एसेसरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाएंगे, मेल और फीमेल की बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर समझते हो ना? जैसे मेल के अंदर हो गया अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर ग्रोथ, ठीक है, मोस्टैक बियर्ड, ठीक है, मोर मस्कुलर बॉडी, मोर एग्रेसिवनेस, लो पिच्ड वॉइस। फीमेल के अंदर हो गया हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है, हाई पिच्ड वॉइस, एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हो गए। तो ये सेक्स हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है। चलें भाई आगे बढ़ जाएं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स मतलब हमारे अंदर सेक्स हार्मोन के दो सोर्स है। अभी हम लोग प्यूबर्टी अटेंड कर चुके हैं, दो सोर्स है। तो मेन तो है हमारा गोनेड जो सेम सेक्स का ही हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं, वो अलग बात है, आज कोई इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन चाइल्डहुड में इनका सिग्निफिकेंस था, इन्होंने सेक्सुअल ग्रोथ कराई थी। ठीक है बच्चे, तो आफ्टर प्यूबर्टी सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय गोनेड्स। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय गोनेड। गोनेड मेन सोर्स हो जाता है और वो क्या करेंगे? इनएक्टिवेट्स द सेक्स हार्मोन ऑफ अपोजिट सेक्स सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, वो एड्रेनल ग्लैंड से जो अपोजिट सेक्स हार्मोन आ रहा है, सेम सेक्स के कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे और अपोजिट सेक्स के कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को कम कर देंगे। पक्का? जैसे कोई इंडिविजुअल फीमेल है तो जैसे ही प्यूबर्टी अटेंड करेगी, ओवरी से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन फेमिनाइन कैरेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा और एड्रेनल ग्लैंड से जो एंड्रोजन आ रहे हैं, एंड्रोजन के सिक्रीशन को या उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? कम कर देगा, अपोजिट सेक्स कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को कम कर देगा। ठीक है बच्चे, ये इनका रोल है। चलिए आगे बढ़ जाइए। हाँ जी, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के साथ ही एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं और एड्रेनल मेडुला में आपको पढ़ा चुका हूं। एड्रेनल मेडुला में मैंने आपको कहा था, याद करो, कि एड्रेनल ग्लैंड का सेंटर पार्ट, मेडुला पार्ट नर्वस टिश्यू का बना है, एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है, जिसको कहते हैं दुख का साथी। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट होता है, जिसको कहते हैं सुख का साथी। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इमरजेंसी, दुख का साथी। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही ये एक्सटेंशन है।
मॉडिफाइड सिंपैथेटिक न्यूरॉन का बना हुआ है। तो एड्रिनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, ठीक है। मॉडिफाइड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का मतलब क्या है? न्यूरॉन का काम होता है नर्व इंपल्स का कंडक्शन, लेकिन यहां पर जो न्यूरॉन्स हैं वो साथ में क्या करते हैं? दैट हैव एक्वायर्ड ग्लैंडुलर फंक्शन, वो सिक्रीटरी फंक्शन भी रखते हैं, हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। कौन से हार्मोन आएंगे बताएंगे। कब आएंगे? इमरजेंसी में, ड्यूरिंग इमरजेंसी और स्ट्रेस कंडीशन। कौन सा स्ट्रेस है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, फियर हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, ठीक है, हीट, कोल्ड, एंगर, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, समझ गए। एग्जाम हो सकता है, मैंने कहा था रिजल्ट हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये इमरजेंसी कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक। उस कंडीशन में क्या होगा? इट सिक्रेट्स टू हार्मोन्स, और दोनों को मिला करके एक साथ कहते हैं कैटेकोलेमिन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स या फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हार्मोन्स। अब वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो है एड्रेनलिन, अदर नेम क्या है इसका? एपिनेफ्रिन। मेन तो यही है, 80% तो यही सिक्रीट होता है, तो आपको इसी को पकड़ के चलना है, ठीक है। ये मेन क्या लिखा है? मेन इमरजेंसी और फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हार्मोन है। ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। और दूसरा हमने सुनाया नोर एड्रेनलिन और नोर एपिनेफ्रिन, ये कम सिक्रीट होता है, थोड़ा कम इफेक्टिव हार्मोन है, ठीक है। 20% टोटल का सिक्रीट होता है, और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बीपी को थोड़ा सा बढ़ा देता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, बीपी को बढ़ा देता है। चलिए, कुछ खास नहीं बताया। मैंने ये कहा कि एड्रिनल ग्लैंड का जो सेंट्रल पार्ट है, मेडुला पार्ट, डायरेक्ट नर्वस कंट्रोल में काम करता है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का बना हुआ है, और यहां से इमरजेंसी कंडीशन में दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जैसे ही आपको थ्रेट होगा, फियर होगा, कुछ भी होगा, हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल पहुंचेगा एड्रिनल मेडुला, और यहां से लार्ज अमाउंट में सिक्रीट हो जाएगा एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, और ये आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस कराते हैं। अब वो चेंजेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैं कह रहा हूं चेंजेस पॉजिटिव है। ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए, हिम्मत दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा था भाई, वो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। जैसे कुछ लोगों के लिए, लड़की लोगों के लिए तो कॉकरोच देख ले सामने तो वही इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, उसी में एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी इन जनरल बात करें तो जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके सामने एक बड़ा सा डॉग आ जाए, तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। अब आप अनम्यूट कर लीजिए, आपके साथ क्या क्या होगा, अपना अनुभव बता दीजिए आप। आकांक्षा, रोनिक, कनिका, हाँ जी बताइए। दिमाग में सोच के चलिए कि आप घूमने जा रहे हैं, सामने बड़ा सा डॉग आ गया, मैं पूछते जा रहा हूं, बस आप अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दीजिए। वो जो कुछ भी हो रहा है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? वो एड्रेनलिन करवा रहा है। तो क्या क्या चेंजेस कराएगा बताओ, चलो शुरू हो जाओ। हाँ जी बताएं, कैसा हार्मोन है ये? सुस्ती वाला है कि चुस्ती वाला है? पहले बताएं, जल्दी बोले, सुस्ती वाला या चुस्ती वाला? चुस्ती वाला। हाँ, डॉग सामने, लड़की उबासी मारेगी उसके सामने, उबासी मुंह खोल के उबासी ले रही है, ऐसा? अरे भाई, अलर्टनेस का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चुस्ती वाला हार्मोन है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को, एनर्जी प्रोडक्शन को, सबको बढ़ाएगा ये, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस अलर्टनेस, ठीक है। आगे बढ़िए। इट कॉजेज प्यूपिलरी डायलेशन, बताओ प्यूपिल श्रिंक कर जाएगा या प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा? प्यूपिल का साइज, हाँ, प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, एड्रेनलिन, ठीक है। तो अलर्टनेस ये बढ़ाएगा, अलर्टनेस मतलब एनर्जी का लेवल, एनर्जी लेवल, कैलोरी प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर बोलो बीएमआर, जो कुछ समझ आता हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। आगे बढ़ो। प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगा। स्वेटिंग बोलो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी? सोचते जाओ आप तो। स्वेटिंग बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है तुरंत? हाँ जी, स्वेटिंग बढ़ेगी, ये ज्यादा अनुभवी लड़की है, स्वेटिंग बढ़ेगी, ठीक है। और साथ में लिखा है पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन समझते हो? इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर, इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर, बॉडी हेयर, जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा फियर फील होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगा, गीला पीला सब हो जाएगा, समझ गए। उसके अलावा हार्ट बीट रेट, हार्ट में सीधे काम करता है ऐसे नोड पर ये हार्मोन, कौन? एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है, कोर्टिसोल है, ये सब हार्ट बीट रेट को बढ़ाएंगे, हार्ट बीट रेट को बढ़ाएंगे। एचबीआर बढ़ जाएगी। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देते हैं, जिससे बीपी बढ़ जाएगा, तो हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब काम होने वाले हैं। तो कुछ आपको पता है, कुछ मैं बता रहा हूं। बीपी बढ़ जाएगा। हाँ जी, ब्रीदिंग रेट का क्या होगा? पवित्रा, पूजा, दिलराज, अनन्या, बिल्कुल ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी भैया, वेंटिलेशन बढ़ जाएगा। ये ब्रोंको डायलेटर का काम करता है,
ठीक है, जो ट्रैकिया ब्रोंकाई में बैक साइड मसल्स होती है वो रिलैक्स कर जाती है, ब्रेक तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई का डायमीटर बढ़ जाता है, तो वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, हवा आएगी और जाएगी, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। कुल मिलाके मैं इसको समराइज करता हूं, देखो क्या होगा। चाहे रेस्पॉन्स फाइट हो, आपका डिसीजन फाइट का हो, आप तोल लेते हैं, बिल्कुल दिमाग लगा लेते हैं, अगर मैं भारी तो फाइट और वो भारी तो फ्लाइट, भागने में फायदा है, तो फाइट रेस्पॉन्स हो या फ्लाइट रेस्पॉन्स हो, मसल्स बहुत काम आने वाली है, ठीक है, बहुत दौड़ना पड़ेगा लड़की, ठीक है, बहुत दौड़ना पड़ेगा, तो मसल्स बहुत काम आने वाली है। अब मसल्स जब काम आने वाली है तो मानकर चलो मसल्स की एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी डिमांड बढ़ेगी तो वहां ऑक्सीडेशन रेट भी बढ़ेगा। अब ऑक्सीडेशन रेट बढ़ेगा तो दो डिमांड बॉडी में बढ़ेगी मसल्स में, ठीक, नंबर 1 ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज कहां से आए, डॉग को क्या कहोगे, हाँ भाई तुम थोड़ी देर इंतजार करो मैं ग्लूकोन डी पी के आता हूं, ऐसा नहीं, तो ग्लूकोज कहां से आएगा, आओ मैं सुनाता हूं। और ऑक्सीजन की डिमांड कैसे फुलफिल होगी, ग्लूकोज आएगा, जो लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन, उस ग्लाइकोजन का होगा ब्रेकडाउन, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये क्या कराता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है और इस तरह से ग्लूकोज रिलीज कराता है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। इसका मतलब कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसेमिक। मैंने बोल दिया हाइपोग्लाइसेमिक में तो सिर्फ एड्रेनलिन है, बाकी सब बढ़ाने वाले, हाइपरग्लाइसेमिक है, तरीका अलग अलग है। कोर्टिसोल ग्लूकोनियोजेंसिस करा रहा था, नया ग्लूकोज बनवा रहा था, एड्रेनलिन क्या करा रहा है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज रिलीज करा रहा है। लो साहब ग्लूकोज आ गया, लीवर से ज्यादा ग्लूकोज आने लगा, अब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक तरफ इसने क्या किया है, फटाफट पढ़ो, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दिया, वेंटिलेशन बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा, टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, तो हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर दिया, सो दैट ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाए, फास्ट, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाए, इससे भी काम नहीं चलेगा। आरबीसी प्रोडक्शन को भी ये सपोर्ट करता है, कहा था मैंने, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हार्मोन, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाने वाले हार्मोन, ये सब करते हैं, ठीक है, एचबीआर भी बढ़ाते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करते हैं, ये सब करते हैं, तो एड्रेनलिन भी ये सब करेगा, ठीक। तो ओवरऑल कुल मिला के अलर्टनेस और ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज, ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट रेट, ये सब बढ़ने वाली है, सारी एक्टिविटी बढ़ने वाली है, लेकिन डाइजेस्टिव एक्टिविटी कम होने वाली है, ठीक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एड्रेनलिन बाकी सब एक्टिविटी को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कम करता है। आपने सुना होगा कि लोगों का कहते हैं ना मुंह सूख जाता है इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है, जैसे आपको किसी ने बुलाया, प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया और धाए 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 आपको लताड़ लगा दी, पता चला गलती आपने की भी नहीं थी, बाहर आके आप कह रहे हैं कि आज तो जबरदस्ती डांट पड़ गई, तो लोग कहते हैं कि आपने बोला क्यों नहीं, कि मेरा तो माउथ ही ड्राई हो गया, आवाज ही नहीं निकल पाई, तो लोगों की आवाज नहीं निकल पाती है, तो माउथ ड्राई हो गया, इसको रिलेट करो, मतलब सलाइवा सिक्रीशन कम हुआ है, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन भी कम हुआ होगा, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब पूरी डाइजेस्टिव एक्टिविटी क्या हो गई, कम। इसलिए जब लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जब लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं वगैरह वगैरह, तो वो ज्यादा खाना खाते हैं या कम खाते हैं, जल्दी बोलो, ये बाहर निकालूंगा इसको, ज्यादा खाते हैं, दिन भर खाना ही खाती रहती है। अरे भाई जब लोग स्ट्रेस, हाँ जब लोग स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, ठीक है, शॉक, स्ट्रेस, ऐसी कंडीशन में रहते हैं, तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ी रहती है, बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ा रहता है, ठीक है, ये हार्ट बीट रेट, स्वेटिंग और ये सब तो कराएगा, बाकी एक्टिविटी को तो बढ़ा के रखेगा, ठीक है, एसिलरेटरी हार्मोन कहते हैं इसको, बॉडी एक्टिविटी को बढ़ाने वाला है, लेकिन डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कम करता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन कम होगा तो डाइजेशन भी कम हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, भूख कम लगेगी। अगर लोग ज्यादा टाइम ऐसी सिचुएशन में रहेंगे तो वो थोड़े से फिजिकली वीक भी हो जाते हैं। कोई फायदा नहीं आपसे बातचीत करने का, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड होगी कंप्लीट। अब फटाफट, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, दो छोटी छोटी ग्लैंड करा देता हूं। पीनियल ग्लैंड सुन रखा है सब लोगों ने, पीनियल ग्लैंड छोटी सी ग्लैंड है, एपिफाइसिस कहते हैं। क्यों? ब्रेन में दो ग्लैंड बताई थी मैंने, ब्रेन से कनेक्टेड, एक पिट्यूटरी और दूसरा पीनियल। पीनियल किससे कनेक्टेड है? एपिथैलेमस पार्ट। याद आ रहा है कुछ? ये अगर फिगर नजर, हाँ जी, अगर ये फिगर किसी को नजर आ रहा हो तो इस फिगर में बता देता हूं, ये है थैलेमस। एनसीईआरटी का फोटो है, थैलेमस। एक मिनट, यहां लिखता हूं, थैलेमस, ठीक है, फॉर ब्रेन का पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस की रूफ को कहते हैं एपिथैलेमस, ये है इसकी रूफ जिसको कहते हैं एपिथैलेमस, और फ्लोर को कहते हैं, ये लिखा हुआ है इधर, हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस, समझ गए? तो हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है ये वाली स्ट्रक्चर, कौन कौन कौन? पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है पिट्यूटरी, इसलिए पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं। और एपिथैलेमस से कनेक्टेड है ये वाली, कौन कौन कौन? पीनियल, इसलिए पीनियल को क्या कहते हैं? एपिफाइसिस। और दोनों ही ओरिजिन में क्या होगी? एक्टोडर्मल। ठीक, आगे बढ़ जाएं।
तो लिखा हुआ है लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ डायनसेफ्लोन, डायनसेफ्लोन की रूप पर ये अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एपिथैलेमस से अटैच्ड है, इसलिए इसको एपिफाइसिस कहते हैं। आगे बढ़िए, एक ही हार्मोन आता है पीनियल ग्लैंड से और उस हार्मोन का नाम है क्या, मेलाटोनिन हार्मोन, जो एक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है, तो मेलाटोनिन हार्मोन आएगा। एपिथैलेमस रूफ ऑफ डायनसेफ्लोन से कनेक्टेड है। आगे बढ़े, कभी सुना आपने बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारी बॉडी में एक क्लॉक सिस्टम काम करता है ठीक है, एक क्लॉक सिस्टम काम करता है। इस बात का मतलब यह है कि कुछ एक्टिविटीज हमारी बॉडी में रिदमिक वे में होती है। रिदमिक वे में का मतलब हुआ कि 24 आवर्स में एक साइकिल कंप्लीट होगा और नेक्स्ट 24 आवर्स में वो साइकिल रिपीट होगा। इसको कहते हैं डेली रिदम, डायरनल रिदम, 24 आवर रिदम, सर्केडियन रिदम। छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। सुनो, जैसे स्लीप वेक, सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, स्लीप वेक साइकिल। और खुद में नहीं देखना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद उठने तो छोड़ो, 2-2, 5-5 अलार्म से उठ जाएं, जो बड़ी बात है। हम जैसे लोग जो थोड़ी भाग दौड़ में रहते हैं ना, उनमें भी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक से काम नहीं करता। सबसे अच्छा इसको देखो, घर में जो फ्री लोग रहते हैं, बुजुर्गों में देखो, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादाजी दादी जी में देखो, मजा आ जाएगा आपको, उनका क्लॉक सिस्टम सही चलता है। जैसे दादाजी का रूटीन है कि उनको 10 o'clock रात में 10 बजे सोना है और मॉर्निंग 4 o'clock 4 बजे उठना है। कोई काम नहीं है, लेकिन 4 o'clock का मतलब 4 o'clock, और कोई मतलब रिस्ट वॉच या ऐसे अलार्म वलार्म कुछ भी यूज नहीं करते, टाइम देखते नहीं है, उनका टाइम बढ़िया चल रहा है, क्या देखना है टाइम, समझ रहे, तो कुछ भी नहीं देखते वो। लेकिन उनका एक सेट हो रखा है, किस दिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है या मैच आ रहा है और 10 बज गए, पता चला सोफे पे टीवी देखते देखते वहीं सो जाते, दादाजी सो जाए, समझ जाना 10 बज गए, समझ गए। तो ये पता है क्या है, ये और अदर एनिमल्स में भी होता है, जो मैं ह्यूमन में बता रहा हूं, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक क्लॉक सिस्टम है। और मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कहता हूं कि हमें हमेशा इस क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उससे क्या होगा, डीप स्लीप होगी, गहरी नींद आएगी, तो कम टाइम में आप ज्यादा रिलैक्स कर पाओगे। जैसे आप 12 o'clock या 1 o'clock, जो भी 12-1 बजे या 11 बजे जो भी सोते हैं, तो रोज उस टाइम पे सो जाए करें बस। और मॉर्निंग 5 o'clock 6 o'clock जो भी उठते हैं, उस टाइम पे फिर आपको उठ जाना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे 2-4-10 दिन इसको फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि अलार्म रिंग करने से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपकी आंख खुल गई। बोलो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है जो एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। आप में से आजकल में किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपने जो अलार्म सेट कर रखा था उससे 5-10 मिनट्स पहले ही आप उठ गए? बताओ, हुआ ना? तो ये कमाल है बायोलॉजिकल क्लॉक का। ठीक, कैसे हुआ ये लो सुनाता हूं। एक्चुअली मेलाटोनिन जो हार्मोन है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स जो है ना, वो रिदमिक वे में सिक्रीट होते हैं। सिक्रीशन का एक पैटर्न बनता है, ऐसे एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, ऐसे पैटर्न बनता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन 24 आवर्स में एक सिक्रीशन का पैटर्न कंप्लीट करता है, नेक्स्ट 24 आवर्स में उसी को फिर रिपीट करता है। तो हार्मोन का सिक्रीशन अगर रिदमिक वे में हो रहा है तो ये हार्मोन जिस एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे वो एक्टिविटी भी एक रिदम में होगी। ठीक, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लो ग्राफ बना के बताता हूं, पक्का? हाँ जी। तो इट मेंटेन्स बायोलॉजिकल क्लॉक, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। ठीक, नेक्स्ट, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है सुने। कैसा हार्मोन है, एक ही सेंटेंस आप बोलेंगे बात हो जाएगी खत्म। सुस्ती वाला कि चुस्ती वाला? कैसा हार्मोन है, सुस्ती वाला कि चुस्ती वाला? सुस्ती वाला है भाई, नींद वाला हार्मोन है मेलाटोनिन। तो खत्म होगी बात। आ जाओ, सिक्रीशन कब बढ़ेगा? नाइट में, डार्कनेस के साथ इसका सिक्रीशन बढ़ता है। जो पीनियल ग्लैंड है ना, उस पीनियल ग्लैंड का नाम पीनियल पता है कैसे हुआ? लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे जॉलेस फिशेज होती है, साइक्लोस्टोमेटा कभी सुना होगा, पेट्रोमाइजोन मिक्सिन, या फिर एक रेप्टाइल है स्पिनोडोन टुएटारा, न्यूजीलैंड में मिलता है। ठीक, उसके अंदर 2 लेटरल आईज के अलावा एक थर्ड आई, पीनियल आई और एक्टिव होती है। तो कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स में थर्ड आई होती है, पीनियल आई। आई के अंदर हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ आई एक ऐसी जगह है जहां लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन लोअर वर्टिब्रेट से जब हायर वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए तो वो पीनियल आई क्या हो गई, वेस्टिजियल, और उसी का वेस्टिजियल पार्ट थोड़ा बहुत आज हमारे अंदर बचा हुआ है और उसी को हम कह देते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रीशन है, मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है, ये डिपेंड करता है डार्क एंड लाइट पर, डार्क एंड लाइट स्टिमुलस पर, क्योंकि इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स है। पक्का? इसलिए इसका सिक्रीशन एक रिदम में होगा। ठीक, तो पीनियल ग्लैंड, वर्ड पीनियल जो आया है, इट इज सपोज टू बी वेस्टिजियल पार्ट ऑफ पीनियल आई विच वाज फंक्शनल इन लोअर वर्टिब्रेट्स।
चलो शुरू करते हैं। तो डार्कनेस के साथ इसका सिक्रीशन बढ़ेगा। अब मैं इसको ऐसे बना के बताता हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं, लो जी ऐसे करके एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना। 24 आवर्स का एक साइकिल अगर मैं बनाऊं और उस साइकिल को फिर मैं कर दूं रिपीट, तो ऐसे करके ये सिक्रीशन बना, ये पीक बना और ये लो बना, ये लो। हाँ जी, किसका ग्राफ है ये ग्राफ है मेलाटोनिन का। मेलाटोनिन का पीक कब बनाया इसने, देखो इधर, इवनिंग से लेकर मिडनाइट। जैसे आपको सोने की आदत है 12 बजे, तो इवनिंग से लेकर मेलाटोनिन सिक्रीशन आपका बढ़ने लगा, ठीक है। पीक बनाएगा, जिस समय पीक बनाएगा ये नाइट है, मतलब ये सोने का टाइम है, इस समय स्लीप कॉज कर देगा ये, ठीक है। कैसे, आओ, डार्कनेस और एट नाइट, डार्कनेस के साथ या नाइट में इसका सिक्रीशन बढ़ेगा, डार्कनेस और नाइट, मेलाटोनिन सिक्रीशन बढ़ा। मेलाटोनिन सिक्रीशन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या करता है, ये सुस्ती वाला हार्मोन है, ये क्या करेगा, बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, अलर्टनेस को, ठीक, अलर्टनेस, एनर्जी प्रोडक्शन को, एनर्जी और एटीपी प्रोडक्शन, ठीक, इस सब को क्या कर देगा, कम, मिनिमम कर देगा। और मिनिमम कर देगा, अलर्टनेस कम होती जा रही है, एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इस तरह से कॉज करता है स्लीप, इंड्यूसेस स्लीप। तो इस तरह से ये नींद ले आता है। तो 12 बजे के आसपास इसका पीक बना, एनर्जी लेवल आपका मिनिमम, मेटाबॉलिज्म मिनिमम, और ये स्लीप कॉज करा दी इसने, ठीक। अब अर्ली मॉर्निंग क्या होगा, डार्कनेस, इसका उल्टा बोल दो, डार्कनेस होगी कम, लाइट स्टिमुलस बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डार्कनेस कम होती जाएगी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लाइट, मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता जाएगा, मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता गया और एक लेवल पे आके मेलाटोनिन सिक्रीशन हो गया मिनिमम। तो जैसे जैसे मेलाटोनिन कम होगा, अलर्टनेस का लेवल बढ़ेगा, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्शियसनेस बॉडी के अंदर बढ़ेगी, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर फिर आपकी स्लीप क्या हो जाएगी, ब्रेक, मुबारक हो, उठ गए। हाँ जी, ये होगा डे टाइम में जो होगा, ठीक है, ये नाइट में और ये डे टाइम में जो भी है, ठीक है। तो ये सोने का टाइम, ये आपका उठने का टाइम, इस तरह से ये रेगुलेट होगा। तो 24 आवर्स का ये मैंने एक साइकिल बनाया, 24 आवर्स में सिक्रीशन में ये एक पैटर्न है। अब नेक्स्ट 24 आवर्स में यही पैटर्न, यही ग्राफ फिर क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिदम। तो कुछ हार्मोन्स रिदमिक वे में सिक्रीट होते हैं, उनके सिक्रीशन में एक पैटर्न है, तो वो जो एक्टिविटी रेगुलेट करेंगे वो एक्टिविटी भी एक मतलब रिदमिक वे में होगी। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मैंने लिखा है। तो मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट डायरनल रिदम, डायरनल रिदम बोलो, डेली रिदम बोलो, सर्केडियन रिदम बोलो, जो समझ आ जाए वो बोलो, 24 आवर रिदम बोलो, इसको रेगुलेट करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल लिखा है हमने, क्या, स्लीप वेक साइकिल, ये तो समझ आता ही होगा सबको, ठीक है। और भी लिखा है एनसीईआरटी ने, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर में भी 0.1 to 0.3 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ठीक है। पता है, थोड़ा वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, 24 आवर्स में एक वेरिएशन आता है। कब आपका बॉडी टेम्परेचर कम होता है, सोते वक्त या उठते वक्त? चलो कॉमन सेंस यूज करो, जल्दी बताओ, सोते वक्त कम होता है या उठते वक्त कम होता है बॉडी टेम्परेचर? सोते वक्त कम होता है। बिल्कुल, आपने सुना होगा मॉर्निंग में जब आप उठते हो ना, आपको फील होता है हल्का सा आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, समझ गए? क्योंकि देखो नाइट में जब मेलाटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन वो कम होगा, तो बॉडी टेम्परेचर उस समय कम होगा, सुस्ती आएगी। और मॉर्निंग में आप क्या देखोगे, मेलाटोनिन का लेवल कम होता जा रहा है, अलर्टनेस बढ़ रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उठते वक्त थोड़ा टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है। तो स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर का ये जो वेरिएशन है, इसको मेलाटोनिन रेगुलेट करता है, ये मेन पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी एक्टिविटी है। मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, लिखा हुआ है यहाँ। क्या करता है मेटाबॉलिज्म को, बीएमआर को, बताओ, बढ़ाएगा कम करेगा? सुस्ती वाला कि चुस्ती वाला, फटाफट बोलो। सुस्ती वाला। बीएमआर बढ़ाने वाले बहुत सारे हार्मोन पढ़ लिया आपने, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, वो सब, इंसुलिन, ये सब बीएमआर बढ़ाते हैं, फूड ऑक्सीडेशन रेट बढ़ाते हैं। कोई ग्लूकोज को ज्यादा ऑक्सीडाइज कराता है, कोई फैट को। ये क्या करता है, ये सुस्ती वाला हार्मोन है, बीएमआर कम करता है। पिगमेंटेशन पर मैंने इफेक्ट बताया था, याद करो, मैंने कहा था ये एंटागोनिस्टिक है, किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन था एमएसएच, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिल्कुल। और मैंने कहा था ये एमएसएच और मेलाटोनिन जो पिगमेंटेशन से रिलेटेड है, इनका रोल ह्यूमन में डाउटफुल है, बट ये लोअर वर्टिब्रेट्स में बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। एमएसएच स्किन कलर को क्या करता था, डार्क, और ये स्किन कलर को करता था लाइट। तो ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद मेटाक्रोसिस। ये वर्ड सुना आपने, मेटाक्रोसिस, कलर, चेंज ऑफ कलर ऑफ स्किन। तो इट इज रिलेटेड विद मेटाक्रोसिस इन लोअर वर्टिब्रेट्स, मेटाक्रोसिस इन लोअर वर्टिब्रेट्स,
लोअर वर्टिब्रेट्स, चलो छोड़ो आप कोई, हाँ जी, तो इट इज रिलेटेड विद मेटाक्रोसिस, चेंज ऑफ कलर ऑफ स्किन इन लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इससे रिलेटेड है कौन कौन सा, और एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट है एमएसएच का, पिगमेंटेशन पर इफेक्ट है। ह्यूमन में रोल थोड़ा डाउटफुल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिन लेडीज में किसी तरह का सपोज कीजिए कोई टेंशन चल रहा है उनके दिमाग में, ठीक है, तो जैसे ही वो थोड़ा सा परेशान होती है उनमें क्या होगा, मेलाटोनिन का सिक्रीशन, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न हो जाता है डिस्टर्ब, तो सिक्रीशन का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा तो उनका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो 12 o'clock सो रही है, 12 बजे रोज सो रही है, तो अब 12 बजे उसको नींद नहीं आएगी। अगर 2-4 दिन ऐसा चलता है तो मेलाटोनिन सिक्रीशन डिस्टर्ब हुआ, स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हुआ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मेंसेस रेगुलर नहीं होंगे, पर्टिकुलर डेट को नहीं होंगे, या तो टाइम से पहले होंगे या टाइम के बाद। तो मेंसेस पर भी इफेक्ट रखने वाला ये हार्मोन है, और मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनल रेगुलेटेड फिनोमेना है। 4 हार्मोन्स दुनिया जानती है, 4 हार्मोन कौन कौन से, चलो पहले 4 हार्मोन बताओ। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले फर्स्ट 4 हार्मोन बताएं कौन से हैं। अभिराज बोला ही नहीं आज, हितेश जैन आवाज नहीं आती है, दिलराज की आवाज नहीं आती है, हाँ जी बोलें। एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दुनिया जानती है। इसके अलावा 2 हार्मोन और हैं जो रेगुलर मेंसेस, नॉर्मल मेंसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक, कौन कौन, थायरोक्सिन, 5th है थायरोक्सिन, और 6th कौन है, 6th है मेलाटोनिन। ये 6 याद रखने, ठीक है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस आर डिफेंस कैपेबिलिटीज, डिफेंस कैपेबिलिटी पर भी इसका इफेक्ट होता है, और इसमें भी मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे हार्मोन इम्यूनिटी को सपोर्ट करने वाले, कोर्टिसोल इम्यूनिटी को कम करता है, इम्यूनोसप्रेसिव है, तो ये भी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो आपकी इम्यूनिटी कब बेटर होती है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आपकी इम्यूनिटी कब बेटर होती है, दिन, डे टाइम में या रात में सोते वक्त, बताओ आपने फील, हाँ अब इस बात को ऐसे समझे, देखो कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। रात में। हाँ, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, हाँ जी बिल्कुल। देखो आपने फील किया होगा जैसे हमें इंजरी हो रखी है, चोट लगी है, तो सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक उसको नोटिस करते रहो कि कितना उसमें हीलिंग होती है, ठीक है, और फिर नाइट में 7 से मॉर्निंग 7 तक उसको नोटिस करो, कब हीलिंग ज्यादा होगी, प्रॉपर होगी, नाइट में, हाँ जी रात में। अरे दिन में तो हम दिन भर तो हम इन्फेक्शन इकट्ठा करते हैं, इधर उधर से इन्फेक्शन लेते हैं, नाइट में हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट ज्यादा फाइट करता है, तो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी रात में बेटर होती है, तो ये भी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। नाइट में मेलाटोनिन लेवल बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, सपोर्ट करता है, इम्यूनो एक्टिव केमिकल है, ठीक है। मैं आपको फंडे ऐसे सुना देता हूं एक एक सेंटेंस में, उसमें फिर गड़बड़ करते हो। एक ही है जो इम्यूनो सप्रेसिव है, कोर्टिसोल बता दिया, बाकी सब इम्यूनो एक्टिव है, सपोर्ट करने वाले, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट पीनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन हार्मोन, एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद एक ग्लैंड और पढ़ाऊंगा, सर आ चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी एक पढ़ाऊंगा मैं आपको, थाइमस ग्लैंड, छोटी सी ग्लैंड है, 2 ही मिनट लगेगा, हाँ जी। थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, ये है हमारी स्टर्नम, स्टर्नम के ठीक पीछे थाइमस ग्लैंड है। 2 होते हैं लंग्स, इन बिटवीन लंग्स जो स्पेस है उसको कहते हैं मीडिया स्टर्नल स्पेस, जिसमें हार्ट लोकेटेड है। तो ये स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे थाइमस, और फिर होगा हार्ट। तो हार्ट के कौन से साइड हुई ये ग्लैंड, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड का मतलब कौन सा साइड, वेंट्रल साइड, वेंट्रल। हाँ ठीक है। तो स्टर्नम के डोर्सल साइड बैक साइड और हार्ट के वेंट्रल साइड ये लोकेटेड है, बाइलॉब्ड ग्लैंड है। एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूं। थाइमस ग्लैंड लिम्फोइडल टिश्यू का बना हुआ है। लिम्फोइडल टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स अबेंडेंटली, जिसमें लिम्फोसाइट खूब सारी हो। कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स आपने सुना होगा कौन कौन सी होती है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, मास सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस होती है, ठीक है, लिम्फोसाइट भी होती है। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें खूब सारी लिम्फोसाइट्स हो उसको लिम्फोइडल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और लिम्फोइडल टिश्यू से बने हुए ऑर्गन को लिम्फोइडल ऑर्गन। अब लिम्फोइडल ऑर्गन 2 टाइप के सुने होंगे आपने, प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगे ये आप। प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन का मतलब है साइट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जहां पर लिम्फोसाइट्स क्या हो, प्रोड्यूस हो, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो, तो उस प्रोडक्शन की साइट को कहते हैं प्राइमरी। इसमें 2 एग्जांपल बनते हैं, एक बोन मेरो और दूसरा एग्जांपल बनता है आपका थाइमस, ठीक है। हाँ जी, इधर देखो, तो प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन क्या होते हैं, साइट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। दोनों बात बोल दी मैंने, प्रोडक्शन भी मैच्योरेशन भी। अब क्या होगा, लिम्फोसाइट्स ऑल अदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स के साथ सब की सब सारी लिम्फोसाइट कहां प्रोड्यूस होती है, बोन मेरो में, ठीक है। तो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की साइट तो बोन मेरो है,
आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है। ऑल काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस होगी? बोन मेरो में प्रोड्यूस होगी। अब कुछ लिम्फोसाइट्स तो बोन मेरो में ही मैच्योर भी हो जाती है, अपनी सरफेस पर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर डेवलप कर लेती है। तो जो बोन मेरो में प्रोड्यूस हुई, बोन मेरो में मैच्योर हुई, वो कहलाएगी बी लिम्फोसाइट। बी फॉर बॉम्बे नहीं, बी फॉर बोन मेरो। समझ आ गया? एंड दोज लिम्फोसाइट विच आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो बट माइग्रेट्स इनटू थाइमस फॉर मैच्योरेशन, दे आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट। बात पल्ले पड़ी। तो टू टाइप की जो लिम्फोसाइट बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, क्या डिफरेंस है? साइट ऑफ प्रोडक्शन का या साइट ऑफ मैच्योरेशन का? साइट ऑफ मैच्योरेशन डिफरेंट है। प्रोडक्शन तो सबका बोन मेरो में होना है, प्रोडक्शन तो सब बोन मेरो में हुई, बट जो बोन मेरो में ही मैच्योर हो जाए वो बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमस में जाके मैच्योर हो वो कहलाएगी टी लिम्फोसाइट्स। और मैच्योरेशन का मतलब होता है लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स का आना, जो एक पर्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। रिसेप्टर्स केमिकली क्या होते हैं? प्रोटीन। तो ये रिसेप्टर जाके डेवलप होगा। ये है लिम्फोसाइट, ये है लिम्फोसाइट। ठीक है, जब ये इमेच्योर थी तो इस पर ये रिसेप्टर नहीं था, मैच्योर होगी तो इस पर रिसेप्टर डेवलप हो गया। तो भैया एंटीजन को तो कब रिकॉग्नाइज करेगी? एक्टिव कब होगी? इम्यूनिटी में एक्टिव रोल प्ले कब करेगी? जब वो मैच्योर हो जाएगी। और ये जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स है, बोन मेरो से बी लिम्फोसाइट और थाइमस से टी लिम्फोसाइट, ये रिलीज होती रहती है और ये जाके स्टोर होती है अदर लिम्फोडल ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोडल ऑर्गन्स में, लाइक स्प्लीन, ठीक है, टॉन्सिल्स। सुना आपने? माल्ट सुना कभी? माल्ट, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोडल टिश्यूज, जो टोटल का 50% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, सुनो ना, बात होगी खत्म। एक ही सेंटेंस याद रखना है। थाइमस ग्लैंड जो है बाइलोब्ड ग्लैंड है, मेड अप ऑफ लिम्फोडल टिश्यू। कौन से लिम्फोडल ऑर्गन का एग्जांपल है? प्राइमरी लिम्फोडल ऑर्गन का एग्जांपल है, बोन मेरो एंड थाइमस। आगे बढ़ो। लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट एंड आउटा इन मीडियास्टिनल स्पेस। तो ये मैंने इसकी लोकेशन बता दी। ठीक है, इट इज वेल डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये आपने सुना, जब आप पैदा हुए थे, दुनिया में आए थे, कैसे? धाए से, समझ रहे हैं? तो थाइमस वेल डेवलप्ड थी, 20-25 ग्राम इसका वेट था। उसके बाद चाइल्डहुड में ये अच्छी एक्टिव रहती है, अच्छी खासी, लेकिन प्यूबर्टी आते आते आपने सुना होगा यहां पर फैट डिपॉजिट हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है एडिपोज टिश्यू से। लेकिन ये अपना काम कर चुकी। 5-6 ईयर्स तक जब ये एक्टिव थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी, तो इसने मिलियंस टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट यहां क्या हो चुकी? मैच्योर। और वो टी लिम्फोसाइट जाकर स्टोर हो गई अदर लिम्फोडल ऑर्गन में, और वो इम्यूनिटी देने वाली है आपको लाइफ टाइम। बात समझ आई? ये है। तो इधर देखो, अगर आज की डेट में आपकी थाइमस को रिमूव कर दिया जाए, आज की डेट में रिमूव कर दिया जाए, बताओ इम्यूनिटी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बी लिम्फोसाइट जो बोन मेरो में मैच्योर होती है, उनका प्रोडक्शन मैच्योरेशन लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स है, ये टी लिम्फोसाइट जो थाइमस में मैच्योर हुई है, ये सिर्फ चाइल्डहुड में ही बनती है। ठीक है, चाइल्डहुड में। यही रीजन है कि ज्यादातर वैक्सीन्स चाइल्डहुड में दी जाती है, अप टू 5 ईयर्स एज दी जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा वैक्सीन्स लगा दोगे, एंटीजन का एक्सपोजर दे दोगे, डेड पैथोजन का एक्सपोजर दे दोगे, उतनी ज्यादा टाइप की टी लिम्फोसाइट उनके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। बॉडी में नहीं भी बनी होगी तब भी बन जाएगी। बात पल्ले पड़ी? 5-6 ईयर एज के बाद धीरे धीरे ये रिग्रेस करती है, साइज में छोटी हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर एडिपोज टिश्यू फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो अभी तो ये स्टोर हाउस ऑफ फैट हो रखा है आपके अंदर, लेकिन इसने जो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस की वो अदर ऑर्गन्स में लाइफ टाइम पड़ी रहती है, और वो वहां प्रोलिफरेट कर सकती है, मतलब अपनी कॉपी बना सकती है। बट न्यू टाइप की मतलब न्यू टाइप का रिसेप्टर रखने वाली टी सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती। बात समझ आई? चलो मैं कट शॉर्ट करता हूं। इम्यूनिटी से रिलेटेड केमिकल्स दो तरह के, इम्यूनो एक्टिव केमिकल जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव जो सप्रेस करते हैं। सप्रेस करने में एक ही बड़ा नाम, कौन? कोर्टिसोल। अब यहां से एक हार्मोन आता है, हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, पेप्टाइड हार्मोन है थाइमोसिन। तो बताओ कैसा होगा, इम्यूनो सप्रेसिव की इम्यूनो एक्टिव? बहुत बेइज्जती करते हुए, इम्यूनो सप्रेसिव की इम्यूनो एक्टिव? मैंने कह दिया इम्यूनो सप्रेसिव में एक ही है, कोर्टिसोल, सोचना ही नहीं है, बाकी सब इम्यूनो एक्टिव है, मैं कुछ भी बोलूं तो थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन आया, इम्यूनो एक्टिव हार्मोन है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है। क्या क्या करेगा ये? आइए, इम्यूनिटी दो तरह की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की। ठीक है, एक तो सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, और दूसरी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो किसकी वजह से होती है? एंटीबॉडीज की एक्टिविटी की वजह से होती है, और एंटीबॉडी आती है बी लिम्फोसाइट से। ठीक है, छोड़ो।
आपने सुना टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, दोनों का साइट ऑफ मैच्योरेशन डिफरेंट है, उसके अलावा दोनों का एक्शन भी डिफरेंट है। टी लिम्फोसाइट में टी किलर सेल्स होती है, टी किलर सेल, नाम भी किलर, अंदाज भी किलर, समझ गए? वो डायरेक्ट अटैक करती है अपनी टारगेट सेल पर, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए इस इम्यूनिटी को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उल्टा पढ़ो, इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय सेल, सीधे सेल की एक्टिविटी हो रही है। लेकिन बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन मेरो, बी लिम्फोसाइट कभी डायरेक्ट एक्ट नहीं करती, ठीक है, वो अपने गुर्गे भेजती है। कौन? एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल। तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर के एंटीबॉडीज सिक्रीट करेगी, लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक बार रिलीज होने के बाद वो रेडिली डिफ्यूज हो जाते हैं, बॉडी के कोने कोने में जाएंगे, एंटीजन को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। छोटे छोटे चाइनीज सोल्जर हाथ में AK-47, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई नहीं बच पाएगा उनसे, ठीक। तो इधर देखो, वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आकर के एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस तरह से जो इम्यूनिटी आएगी वो सेल की वजह से नहीं आई, एंटीबॉडीज के थ्रू आई। दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। पक्का? और यहां जो थाइमोसिन हार्मोन है वो दोनों को सपोर्ट करेगा। पक्का? CMI को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी, बस इतना याद रखना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। इट इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यूनो एक्टिव हार्मोन है ये, ठीक। किस किस को सपोर्ट करने वाला है? देखो इधर, इट प्लेज मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। थाइमस का हार्मोन है और थाइमस में टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन को प्रमोट करेगा, मतलब उनके प्रोडक्शन और उनके मैच्योरेशन को प्रमोट करेगा। विच प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लो साहब मुबारक हो, पहली इम्यूनिटी आ गई। तो CMI से तो ये सीधे सीधे रिलेटेड है। टी लिम्फोसाइट का जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, जितनी ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस होगी, इम्यूनिटी उतनी ज्यादा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी बॉडी में स्ट्रांग होगी, बढ़ेगी। तो ये इम्यून सिस्टम और CMI को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, इनडायरेक्टली ये हार्मोन जाके क्या करेगा? बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी सिक्रीशन बढ़ाएगा, तो ऑल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो किसको सपोर्ट करेगा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये दूसरा नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का। लो जी मुबारक हो, ये भी हो गई। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करेगा। अरे भाई, दो ही तो इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद आती है। CMI, AMI दोनों को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई थाइमस इज पॉपुलरली नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। क्या क्या बोलते हैं? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का सिंहासन, कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, हेड ऑफिस ऑफ इम्यूनिटी, कुछ तो समझ लो। तो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, दोनों तरह की इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहा है। या फिर बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट्स, ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट। क्यों बोला ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट? क्योंकि टी लिम्फोसाइट यहां पर मैच्योर होती है, रिसेप्टर एक्वायर करती है, सीखती है कि हमें काम कैसे करना है, फाइट कैसे करना है। चलो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं, आ जाओ इधर। ये वो लास्ट सेंटेंस लिखा है कि थाइमस इज रिप्लेस्ड बाय एडिपोज टिश्यू। कब? टिल प्यूबर्टी। तो आपका काम हो चुका है, थाइमस आपकी जा चुकी है, लेकिन वो अपना काम कर गई है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है और प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन भी उसके बाद कम हो जाएगा। और यही रीजन है क्योंकि धीरे धीरे जो स्टॉक है टी लिम्फोसाइट का आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, वो रिजर्व थोड़ा सा कम होने लगता है। तो ओल्ड एज में इम्यून रेस्पॉन्सेस थोड़े से क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं। दैट इज व्हाई इम्यून रेस्पॉन्सेस बिकम्स स्लो इन ओल्ड एज। यही रीजन है कि जब पहले वैक्सीन आई है तो सबसे पहले किसको दी जा रही है? बुजुर्गों को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और इम्यून रेस्पॉन्सेस क्या है? थोड़े से लो है। फिर मिडिल एज को दी जाएगी, आपका नंबर अभी नहीं आएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही।